अस्सलामुअलैकुम, सुबह खैर। कैसे हैं आप सब लोग? ठीक ठाक हैं, मज़े में हैं, हमारे शो का इंतज़ार कर रहे हैं और हम भी आपका इंतज़ार कर रहे होते हैं कि भाई जैसे ही सुबह हो और अपने व्यूवर से जो है वो इंटरेक्ट करने का मौका मिले, क्योंकि आप लोगों का प्यार और आप लोगों के जो मैसेजेस हैं ना, वो रोज़ाना कहते हैं ना कि एक तो होता है कि हेमियोग्लोबिन लगाना, रोज़ाना खून बढ़ा देते हैं, रोज़ाना जो है वो खुशी बढ़ा देते हैं। जिस तरीके से आप लोग अप्रिशिएट करते हैं और जिस तरीके से आप लोग ढेर सारा प्यार हमें भेजते हैं, उसके लिए बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, शो का आगाज़ करते हैं और शो में हमेशा हम अच्छी बात से आगाज़ करते हैं और शो का जो आगाज़ होता है उसमें हम हमेशा कुछ ना कुछ ऐसी पॉजिटिव शामिल करते हैं चीज़ कि जो आपके दिन को बेहतर बना ले। अच्छा, जो दिन का आगाज़ होता है ना, अच्छी नीयत से करें, अच्छी बातों से करें, अच्छी एक्सरसाइज से करें, तमाम तरह अच्छी चीज़ों से करें, बहुत अच्छी बात है। लेकिन इसमें इस पूरे दिन में आपने ये भी ख्याल रखना होता है कि आपके पास अगर थोड़े से भी पैसे हैं, यानी अगर किसी के पास 50 रुपीज़ भी हैं, अगर किसी के पास 100 रुपीज़ भी हैं, किसी के पास जो भी उसकी इस्तात है ना, तो रोज़ाना उसमें से भी थोड़े से पैसे किसी की मदद करने के लिए ज़रूर दे दिया करें। बहुत सारे लोग जो है वो इसी चक्कर में लगे रहते हैं कि जी कौन मुस्तहिक है, कौन मुस्तहिक नहीं है। कभी कभी आपके 10 रुपये भी किसी के काम आ जाते हैं, कभी कभी आपके 20 रुपये भी किसी के काम आ जाते हैं। कोई रोटी ख़रीद के ले आता है, कोई चिप्स ले लेता है, कोई कुछ कर लेता है, कोई कुछ कर लेता है। तो हमने, चाहे हमारे पास थोड़े से भी पैसे हैं, ये मेरे जो पेरेंट्स हैं ना, वो मुझे हमेशा इस बात की तलकीन करते रहे बचपन से ही कि अगर आपके पास पॉकेट मनी के 100 रुपये भी हैं तो उसमें से 10 रुपये चैरिटी के लिए ज़रूर रखिए। और यकीन जानिए, अल्लाह ताला आपका जो माल है, आपका रिस्क जो है, उसमें इजाफ़ा फरमा देता है। और जो बचपन से ये आदत होती है, बड़े होने तक ये आदत रहती है ना, तो फिर वो पैसे अल्हम्दुलिल्लाह बढ़ते 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 चले जाते हैं। तो रोज़ाना जो दिन का आगाज़ करते हैं उसमें ये ज़रूर सोचा करें कि हम अपनी कलील इनकम में से ही सही, थोड़े से पैसों में ही सही हम किसी की मदद ज़रूर करें। अच्छा जी, अब कुछ बात कर लेते हैं कि यूजुअली ये होता है कि आजकल जो वेदर है बहुत स्टिकी भी है, कभी हवा भी चल रही है, कभी जो है वो हम बड़ा हब्स भी फील करते हैं। इसमें जो बाल हैं उनकी जो हेल्थ है, या बाल जो हैं, जब आप कहीं जा रहे हैं, आ रहे हैं, ऑफ़िस के लिए निकल रहे हैं, और ज़्यादातर लड़कियां क्या करती हैं कि घर में आयरन करके फिर वो ऑफ़िस के लिए निकलती हैं। लेकिन चले, हम लोग तो यहाँ पर मीडिया हाउसेस में काम करते हैं, तो हम लोग यहाँ आते हैं और रेडी हो जाते हैं। लेकिन वो सारे लोग जो अपने घर में होते हैं और उनको ऑफिस जाना होता है और आयरन करनी होती है और बाल हो रहे तो स्टिकी स्वेटिंग वाले, तो उसका बेहतरीन हल ये है कि आपने अपने बालों में जो है, हेयर में जो है, वो आपने डालना है पाउडर। तो जब आप हेयर पाउडर डालेंगे, यानी कि वो स्पेसिफिक हेयर पाउडर नहीं है, लेकिन जो टेल्कम पाउडर होता है ना, अगर आप वो वाला पाउडर डालेंगे तो क्या होगा, उसके बाद जब आप ब्लो करेंगे या आयरन करेंगे तो फिर क्या होगा कि आपके बाल जो हैं वो चिपकेंगे नहीं। और अगर आप कोई हेयर स्टाइल बनाना चाहते हैं तो वो भी आसानी से बन जाएगा। बाल चिपके भी नहीं लगेंगे और लगेगा भी नहीं कि बालों में जो है वो पसीना आ रहा है, स्वेटिंग हो रही है या ऐसा कुछ है। क्योंकि बहुत सारे लोग इसके लिए जो है ना वो ड्राई शैम्पू भी यूज़ करते हैं। लेकिन समहाउ ड्राई शैम्पू क्या होता है कि वो एक तो इतने एक्सपेंसिव होते हैं, और दूसरा ड्राई शैम्पू के बाद जब ब्लो ड्रायर किया जा रहा होता है ना, तो बाल थोड़ी देर बाद जो है वापस बैठना शुरू कर देते हैं। लेकिन अगर आप ये टेल्कम पाउडर बालों में डालते हैं और फिर आप अच्छे से ब्लो ड्रायर करते हैं, आयरन करते हैं, तो आपके बाल जो हैं वो चिपकना बंद हो जाएंगे और आपके बाल चिपके फील नहीं होंगे। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं और मौसम का हाल आपको बताते हैं कि जो मौसम है वो करवट ले रहा है और मौसम जो है वो इशारा भी दे रहा है कि बस ये जो सीज़न है ना मानसून का, ये सर पे खड़ा है, इसका जो स्पेल है वो सर पे खड़ा है। कराची का मौसम है बड़ा खुशगवार, कराची वाले जो है बड़े खुश हैं कि जी चले, ठंडी ठंडी हवाएं तो चलनी शुरू हुई, मौसम बेहतर शुरू हुआ। और सुबह जो है वो बूंदाबांदी हो रही थी, और यकीन करें कि जब सुबह बूंदाबांदी हो रही हो और शहर कायद जो है वो साफ़ सुथरा नज़र आ रहा हो, तो ऐसा लगता है कि आप जो है एक क्वालिटी लाइफ जी रहे हैं, आप जो है एक ऐसे शहर में, ऐसे मुल्क में रह रहे हैं जहाँ पर अल्लाह ताला की बड़ी सारी नेमतें हैं। तो सफाई निफ्स ईमान है। बारिश का मौसम में तो और ज़्यादा आपको इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि सफाई रखें। तो शहर में आज रात हल्की बारिश और बूंदाबांदी का इम्कान है। अच्छा जी, और बूंदाबांदी तो चलें जी अभी से शुरू हो गई है। इसके अलावा जो है यही कहा जा रहा है कि हवा में जो नमी का तनासुब है वो 70% है। अब जल्दी से आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि आज दिन भर का जो मौसम है उसकी क्या सूरत हाल रहेगी। 11 बजे मौसम कैसा रहेगा, 12 बजे मौसम जो है उसकी क्या सूरत हाल रहेगी। तो 11 बजे रहेगा 33 सेंटीग्रेड, 12 बजे रहेगा 33 सेंटीग्रेड, और फिर 1 बजे रहेगा 34 सेंटीग्रेड, और फिर 2 बजे जो है वो 35 सेंटीग्रेड मौसम रहेगा। अच्छा जी, अब बढ़ते हैं आगे। और ये जो स्टोरी है जिस हवाले से मैं अब बात करने जा रही हूँ, ये एक ऐसी स्टोरी है कि आपको याद होगा कि हमारे इस सिटी 10 के प्लेटफॉर्म से काफ़ी महीने पहले भी और काफ़ी ज़्यादा हम इस बारे में बात कर चुके हैं कि जो लोग बैचलर रहते हैं, जो लोग अपने अपार्टमेंट्स में सिंगल रहते हैं,
वो लोग ये इन बातों का ख्याल रखें कि उनके घर वाले वो अपने फ्रेंड्स के साथ बहुत ज़्यादा कांटेक्ट में रहें। और ये शो भी, आपको वो हमारा शो याद होगा कि जिस हवाले से हमने स्पेशल शो किया था उन लोगों के हवाले से, जब इस तरह की खबरें सामने आती हैं। इंतहाई अफसोसनाक खबर ये सामने आई जिसमें एक एक्टर हैं, मॉडल हैं हुमैरा, उनके हवाले से पता चला कि उनकी लाश जो है वो फ्लैट में मिली। और इंतहाई अफसोसनाक ये वाक़या, इंतहाई दर्दनाक ये मनाजिर थे जो देखे गए, जिस तरह से उनकी वहाँ पर लाश थी। और यही कहा जा रहा था कि तकरीबन कोई 20 दिन पुरानी जो है वो लाश थी और उनके फ्लैट में मिली। इसकी मज़ीद क्या तफसीलात हैं, अभी इसके ऊपर क्या अपडेट्स हैं, अभी करंट क्या सिचुएशन है, मज़ीद क्या कुछ पता चल सका है, इनके घर वालों से क्या कुछ पता चल सका है, किसी का राब्ता हुआ या नहीं हुआ, किसी ने इनसे राब्ता किया या नहीं किया, 20 दिन से इनकी लाश जो है वो फ्लैट में थी, क्या किसी ने इनको कॉल नहीं की, ये सारी सूरत हाल जानते हैं हमारे करस्पॉन्डेंट हैं उसामा, जिन्होंने जो है वो हमें ज्वाइन किया है। और बस थोड़ी सी देर में वो हमें बताएंगे कि वहाँ पर इस वक्त क्या सूरत हाल है और अभी करंट क्या सिचुएशन है, क्योंकि उनकी ऑटोप्सी होनी थी, उसका भी अब पता चल गया होगा कि क्या उसके जो हैं वो नताइज सामने आए हैं। तो इस हवाले से जो है वो हम आपको बताएंगे। लेकिन इनकी जो ओवरऑल एक स्टोरी है, वो स्टोरी कुछ इसी तरीके से है कि ये मॉडल और एक्टर थी। इसके अलावा यही कहा गया इनके बारे में कि 2024 से जो है ये किराया नहीं दे रही थी और इनके जो मालिक मकान हैं उन्होंने इस हवाले से बाज़ाब्ता तौर पर अदालत से रुजू किया। और जब उन्होंने अदालत से रुजू किया था तो उसके बाद क्योंकि 2024 से इनकी जानिब से किराया नहीं दिया जा रहा था तो अदालत से रुजू किया गया। तो अब जब 1-2 दिन पहले वहाँ पर बेलिफ के साथ पुलिस पहुँची तो उन्होंने फिर ये मनाजिर भी देखे कि जो तमाम दरवाजे थे, जो बैल्कनी का दरवाज़ा था वो भी बंद था, फिर उसके अलावा जो इनका मेन गेट था वो लॉक था, फिर दरवाज़ा तोड़ा गया। और जब अंदर वो लोग गए तो उनको पता चला कि ये जो एक्ट्रेस हैं इनकी वहाँ पर लाश मिली है। अच्छा, जो आसपास के लोग हैं वो ये बताते हैं कि ये क्योंकि शूट्स के सिलसिले में इनका बाहर आना जाना रहता था तो किसी ने इतना ध्यान नहीं दिया कि ये घर में मौजूद हैं या नहीं हैं, क्योंकि ये शूट्स के सिलसिले में 2-2 3-3 महीने जो है वो नहीं होती थी, मौजूद नहीं होती थी। तो इनकी जो आस पड़ोस था, जो महल्ला था, उनको इतना आइडिया नहीं हो सका। स्मेल क्योंकि बहुत ज़्यादा हो गई थी, बदबू ज़्यादा हो गई थी, तो वो भी लोगों ने नोटिस किया, लेकिन उनको इतना नहीं समझ में आ सका कि वो घर में मौजूद हैं या नहीं है, क्योंकि ऐसी सिचुएशन में लोग यूजुअली यही सोचते हैं कि भाई हो सकता है कि घर में कोई और जो है वो चीज़ होगी जिसकी वजह से स्मेल होगी। अब ज़ाहिर है कोई घर में नहीं है तो कोई आएगा तो खोल के देख लेगा। बहरहाल इनके हवाले से अगर इनके सोशल मीडिया देखा जाए तो इनकी फेसबुक और जो इनका इंस्टाग्राम है 2024 में बहुत इनएक्टिव रही हैं, ये बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं थी। हालांकि अच्छा खासा इनके फॉलोअर्स थे, अच्छा खासा जो है ये काम कर रही थी। अच्छा, इनके बारे में यही कहा जा रहा है कि ये 7 साल पहले जो है इन्होंने ये मकान यानी कि जो फ्लैट है ये किराए पे लिया था और यहाँ पर ये काम की गर्ज से रह रही थी। अच्छा नोन फेस थी, अच्छा काम कर रही थी, कई सारे शूट्स भी ये करती थी, अच्छे इनके फॉलोअर्स भी थे। और जो आस पड़ोस के लोग हैं वो ये भी बताते थे कि वहाँ पर जो है वो इतना ज़्यादा किसी का आना जाना नहीं होता था, बस ये आती थी और अपने जो है वो शूट्स वगैरह के लिए जो है वो चली जाती थी। तो ये सारी सूरत हाल है, ये सारे मामलात हैं जो कि हम आपके साथ में शेयर कर रहे हैं। इंतहाई अफसोसनाक वाक़या है और इसी हवाले से मैंने आपको याद भी होगा ये बात की थी कि जो लोग बैचलर्स रहते हैं, सिटी 10 ने इस हवाले से जो है वो बहुत ज़्यादा फोकस होकर बात की थी कि जो लोग भी बैचलर्स रहते हैं उनके हवाले से कोई कानून बनाया जाए। जो भी इनके लैंडलॉर्ड्स होते हैं, मालिक मकान होते हैं, अगर इस तरह के बैचलर्स को किराए पे मकान दे रहे होते हैं तो वो पूछें कि इनका गार्जियन कौन है। इनके ना होने की सूरत में, इनके फ़ोन कॉल ना उठाने की सूरत में किससे बात की जा सकती है, किससे रब्ता किया जा सकता है। और ख़ुद ये तमाम तर लोग जो कि काम की गर्ज से यहाँ पर आते हैं, मॉडलिंग के लिए आते हैं, मीडिया में काम करने के लिए आते हैं, दीगर जॉब्स के लिए आते हैं, उनको ये चाहिए कि वो अपने पेरेंट्स से, अपने घर वालों से राब्ते में रहें। अगर किसी का अपने ख़ानदान वालों से, घर वालों से मिलना जुलना नहीं है तो डेफिनेटली कोई ना कोई एक ऐसा शख्स हो, कोई ना कोई एक ऐसी दोस्त हो, कोई भी रिश्तेदार, पड़ोसी जो इनके जान पहचान वाला हो। वैसे तो बात यही है कि जो बैचलर्स हैं उनको किसी पे ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। हाँ, मगर अब सोचने वाली बात यह है कि क्या मुमकिन तौर पर इनके साथ हुआ होगा, ये तो ऑटोप्सी के बाद ही पता चलेगा। क्या सूरत हाल बनी होगी ये तो ऑटोप्सी के बाद ही पता चलेगा। लेकिन अभी जो सूरत हाल है उसमें यही है कि अब से 2 या 1 घंटे पहले इनका जो है वो पोस्टमार्टम यानी ऑटोप्सी के लिए इनको ले जाया गया और फिर उसके बाद जो है अब ख़बर सामने आएगी कि उसमें जो सैंपल्स हैं उसमें क्या पता चला। इनका फ़ोन जो है वो भी ले लिया गया और फिर उसके लिए जो है वो
CDR जो है वो भी अब निकलवाई गई है, तो अब उसमें पता चलेगा। तो इसकी क्या ताज़ा तरीन सूरत हाल है, इस हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे। हमारे करस्पॉन्डेंट उसामा मलिक ने हमें ज्वाइन किया है। जी उसामा, इस वक्त आप कहाँ मौजूद हैं और ये बताइए कि अभी करंट सिचुएशन क्या है, क्या कुछ पता चल सका है हुमैरा एक्ट्रेस के बारे में, मरहुमा के बारे में? बिल्कुल सबा देखें, गुज़िश्ता रोज़ जो है वो डिफेंस फेस 6 के एक कमर्शियल एरिया से वो खातून की एक लाश बरामद हुई है। जब उसकी पुलिस ने मज़ीद तहकीकात की तो मालूम हुआ कि वो जो लाश है वो अदाकारा हुमैरा असगर की है, जो पाकिस्तान के मुख्तलिफ ड्रामों में और रियलिटी शो में भी काम कर चुकी है। मैं उस वक्त उनके उसी जाय वक़ूफ़ पर मौजूद हूँ। इस बिल्डिंग के 4थे फ्लोर पर जो है वो उनका अपार्टमेंट मौजूद था। अब उसको जो है वो पुलिस की जानिब से सील कर दिया गया है और किसी भी शख्स को अंदर जाने की इजाज़त नहीं है। पुलिस ने रात गए जो है वो उसका पोस्टमार्टम भी लाश का निजी अस्पताल में, जिना अस्पताल में मुंतकिल कर लिया गया, मुकम्मल कर लिया गया है। पोस्टमार्टम का डॉक्टर सुमैया तारिक से हमारी बात हुई है। उनका कहना है कि पोस्टमार्टम मुकम्मल हो गया है। मौत की जो असल वजह है वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही जो है वो मालूम हो सकेगी। जबकि पुलिस हुक्काम से बात हुई है, पुलिस हुक्काम का कहना है कि उनके वालिद से रात गए रब्ता हुआ था। उनके मोबाइल से एक नंबर मिला जिसमें भाई का नंबर था। जब उस पर कॉल की गई तो भाई ने अपने वालिद से बात करवाई। जब उस पर बात करने के बाद वालिद का कहना है कि हमने हुमैरा असगर से काफ़ी अरसे से जो है वो कता ताल्लुक़ कर दिया था, अब उनसे जो है वो हमारा कोई ऐसा राब्ता नहीं है और वो ताहाल जो है वो लाश वसूल करने कोई भी अब यहाँ पर आया नहीं है। पुलिस हुक्काम का कहना है कि उनके वालिद को समझाया भी है कि आप आ जाएं ताकि मजीद जो है वो कानूनी कार्रवाई की जाए। पुलिस जो है वो तमाम पहलुओं से तफ्तीश जो है वो कर रही है। फ्लैट को सील कर दिया गया है। पोस्टमार्टम जो है वो मुकम्मल कर लिया गया है। लाश को सरखाने में मुंतकिल कर दिया गया है। फ्लैट को जो है वो सील कर दिया गया। तमाम पहलुओं से तहकीकात की जा रही है कि आया क्या वजूहात बनी है। पुलिस जो है वो CDR भी पुलिस की जानिब से चेक किया जा रहा है। मोबाइल को जो है वो फॉरेंसिक के लिए भेज दिया गया है कि लास्ट कॉल उसमें किसकी थी, मोबाइल जो है वो आखिरी मरतबा कब बंद हुआ, क्या सूरत हाल थी, तमाम जो है वो पुलिस हर पहलू से तहकीकात कर रही है। ठीक है उसामा, ये बताइए कि पुलिस हर पहलू से तहकीकात कर रही है, मगर आस पड़ोस से कुछ मजीद पता चल सका? और ये भी इनके जो महल्लेदार हैं उनका कहना यही था कि ये शूट्स पर जाया आया करती थी, तो कुछ और मालूमात हासिल हो सकी? और कब तक ये ऑटोप्सी की जो रिपोर्ट्स है, सैंपल्स वगैरह हैं, वो कब तक आ जाएंगे? उनका जो एक ओवरऑल पूरा पता चल जाएगा कि कितने दिन पुरानी लाश है या क्या कुछ है फोरेंसिक से? देखिए, आसपास के ज़्यादातर लोग तो बात नहीं कर रहे। कुछ लोगों से हमारी ऑफ द कैमरा बात हुई है तो उनका कहना है कि वो काफ़ी कम अरसे से जो है वो यहाँ पर आती थी, एक आध दफ़ा ही देखी गई हैं। आम तौर पर वो अपने काम के सिलसिले में कभी महीने 2 महीने के लिए चली जाती थी और फ्लैट पर जो है वो ताला लगा होता था। तो और जब उसका जो फॉरेंसिक का बताना है कि पुलिस का इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक कि लाश तकरीबन 15 से 1 महीना पुरानी लाश है, बिल्कुल मसखशुदा हो गई थी। डॉक्टर से भी हमारी बात हुई है, उनका ये कहना है कि अब तकरीबन 2 से 3 तो रोज़ लगेंगे। सैंपल्स कलेक्ट कर लिए गए हैं, पोस्टमार्टम हो गया है, उसके बाद ही जो है वो रिपोर्ट आएगी तो उसके बाद वजूहात का तयन किया जा सकेगा। तमाम पहलुओं से तहकीकात की जा रही है कि आया वो किस तरीके से थी, अकेले क्यों ज़िंदगी गुजार रही थी। तकरीबन 7 साल से जो है वो इसी फ्लैट में रिहाइश पजीर थी। मैं ऊपर भी गया, मैंने जाए वक़ूआ देखा है, उसके बाहर जो है वो नोटिस भी फ्लैट पर लगे हुए हैं। एक 5 तारीख 5वें महीने का नोटिस लगा हुआ है, एक उससे पहले का नोटिस लगा हुआ है। उनकी जानिब से जो है वो 2024 में किराया भी अदा करना बंद कर दिया गया था। जब मकान जो मालिक है फ्लैट के, उन्होंने CBC में उनके खिलाफ केस किया। जब कल अदालती हुक्म पर बैलेट जो है वो यहाँ पर कार्रवाई करने आया है तो जब गेट नहीं खुला, जब देखा गया, मजीद तफ्तीश की गई, पुलिस को बुलाया गया, जब गेट खोला गया है तो अंदर से जो है वो लाश बरामद हुई है। अब पुलिस तमाम चीज़ों की तहकीकात कर रही है कि आया इसमें ड्रग्स का पहलू तो मुलव्वस नहीं है या कुछ और वजह हो, लेकिन लाश जो है वो काफ़ी पुरानी है। तकरीबन 15 रोज़ तो बताए जाते हैं कि इससे कम तो पुरानी नहीं है, क्योंकि लाश जो है वो बिल्कुल गल सड़ चुकी थी। अब मजीद भी जो है वो तहकीकात कर रहे हैं। जब लोगों ने उस वक्त लाश देखी तो उनका यही कहना था कि ये लग नहीं रही कि ये उसी अदाकारा की है और वो काफ़ी अरसे से जो है वो दीगर ड्रामों में भी काम कर रही थी, रियलिटी शो में भी काम किया, मुख्तलिफ पाकिस्तानी ड्रामे, वेब सीरीज़ और दीगर चीज़ों में जो है वो काम कर रही थी, लेकिन लाश जो है वो इंतहाई खस्ता हाल हो चुकी थी। अच्छा, आपने बताया कि इनके जो वालिदैन हैं उनसे रब्ता करने की कोशिश की गई तो उन्होंने ये कहा कि हमारा उनसे रब्ता नहीं है, तो अब मजीद इस सिलसिले में पुलिस मजीद कॉन्टैक्ट करने की कोशिश कर रही है, मजीद उनके किसी और रिश्तेदार को कॉन्टैक्ट करने की कोशिश की जा रही है? बिल्कुल, देखें, क्योंकि हुमैरा अरशद कराची से ताल्लुक़ नहीं रखती थी, उनका जो आबाई ताल्लुक़ है वो लाहौर से था। उनके वालिदैन और दीगर जो बहन भाई हैं वो भी लाहौर में ही हैं। पुलिस का रात गए, उनसे वालिद से एक नंबर पे पहले उनका पुलिस से रब्ता हुआ, तो जब उनके भाई ने कॉल उठाई तो जब भाई को बताया गया तो भाई ने फ़ोन जो है वो अपने वालिद को दे दिया। जब वालिद से रब्ता हुआ तो उनका यही कहना था कि काफ़ी अरसे से हमारा हुमैरा असगर से जो है वो कता ताल्लुक़ हो गया था, हमारी उनसे कोई बात नहीं होती थी और वालिद ने यह कहकर फ़ोन बंद कर दिया। उसके बाद जब दोबारा उनको फ़ोन किया गया तो उनका कहना है कि हम लाश वसूल करने
सामने भी नहीं आ रहा है। और तकरीबन अब रात से 5-6 बजे ये लाश मिल चुकी थी, अब तकरीबन 10 बज चुके हैं, 12 घंटे से ज़ायद का वक्त गुजर चुका है। इस वक्त भी कोई जो है वो फैमिली उनकी लाश वसूल करने के लिए नहीं आई है, ना ही वो कोई ऐसी कानूनी कार्रवाई करवाना चाहते हैं। पुलिस का यही कहना है कि उनके वालिदैन को समझाया है और अब मजीद भी जो है वो दीगर भी लोगों से कांटेक्ट किया जा रहा है कि आया कोई लाश वसूल करने आए, ताकि मुकदमा वगैरह दर्ज होगा तो उसके बाद ही जो है वो तमाम कानूनी पहलुओं पर भी मजीद कार्रवाई कर सकेंगे। अब जो है वो पुलिस ने लाश को सरखाने पोस्टमार्टम के बाद मुंतकिल कर दिया गया है, फ्लैट को जो है वो सील कर दिया गया है, दीगर लोगों से भी जो है वो राब्ता किया जा रहा है। सरखाने मुंतकिल कर दिया गया है, उनका जो फ्लैट है उसको सील कर दिया गया है। बहुत शुक्रिया उसामा मलिक, हमें अपडेट कर रहे थे। इधर अपडेट्स जो कि हमने आपके साथ में शेयर की, इंतहाई अफसोसनाक ये वाक़या है और इस तरह के जब वाक़यात होते हैं तो इसमें सिटी 21 ने जो है अपने प्लेटफॉर्म से सिटी 10 से बहुत दफ़ा आवाज़ उठाई है कि इस तरह के लोग जो कि फ्लैट्स में रहते हैं, जो कि बैचलर्स होते हैं, उनके हवाले से ख़ास किस्म की SOP बनाई जाए, उनका ख़ास तौर पर ख्याल रखा जाए। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं और अब कुछ बात कर लेते हैं कि जो हमारे शहर में, शहर कायद में जिस तरीके के मामलात हैं, जिस तरीके के हालात हैं, आए रोज़ जो है लोग बिजली के लिए मसाइल का शिकार हैं। अब बताकर लोड शेडिंग की जाती है, जिसको कहते हैं एलानिया लोड शेडिंग। तो ये जो एलानिया लोड शेडिंग की जाती है ना, इसके लिए भी शहरी बड़े परेशान होते हैं। आप बताकर बिजली बंद करें या ना बताकर बिजली बंद करें, बताकर ये होता है कि लोग अपने काम वगैरह निपटा लेते हैं। तो इस तरह के बहुत सारे जो है वो हमारे इलाके हैं जहाँ पर अब एलानिया लोड शेडिंग की जा रही है। शहरी अजियत का शिकार हो चुके हैं, शहरियों को समझ में नहीं आ रही है कि करें तो क्या करें। कभी आप देखते हैं कि एहतजाज की सूरत हाल होती है, कभी आप देखते हैं कि लोग परेशान बहुत ज़्यादा हो रहे होते हैं, क्योंकि क्या करें, जब बिजली ही नहीं होगी तो फिर किस तरीके से जो है वो इंसान अपनी जो ज़िंदगी है उसको आगे बढ़ाएगा। जब बिजली ही नहीं होगी तो बहुत सारी ख़वातीन जो हैं वो मसाइल का शिकार होंगी और जब ये मसाइल बढ़ जाते हैं तो फिर उससे प्रॉब्लम होती है। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं और एक और ख़बर जो है वो आपके साथ में शेयर करते हैं, एंड इट्स अबाउट हज। अच्छा जी, हज 2026 के लिए आज़मीन की लाजमी जो रजिस्ट्रेशन है उसमें अब सिर्फ एक दिन बाकी रह गया है। अच्छा जी, तो एक दिन ये बाकी है, जो लोग रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं वो अपनी रजिस्ट्रेशन करा लें। आज़मीन हज की रजिस्ट्रेशन के लिए बुध 9 जुलाई आखिरी दिन है। हज 2026 की रजिस्ट्रेशन 15 नामजद बैंक से करवाई जा सकती है। अच्छा जी, आज़मीन हज रजिस्ट्रेशन घर बैठे वजारत की वेबसाइट से ऑनलाइन भी करा सकते हैं, अगर आप चाहें तो ये सहूलत मैसर है। अच्छा, तो आज क्योंकि अब बुध का दिन जो है वो आखिरी दिन है, तो अब आपने ये करना है कि अगर आपने अपनी रजिस्ट्रेशन करानी है तो हज 2026 के हवाले से आप अपनी रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। हज 2026 की अखराजात और दीगर शराइत व ज़वाबित हज पॉलिसी के मुताबिक अलग से भी जारी कर दिए जाएंगे। तो ये मैंने आपके साथ में ख़बर शेयर की। अच्छा, अब कुछ बात कर लेते हैं और आगे बढ़ते हैं कि आज जो अहम हेयरिंग है, आज जो सिंध हाई कोर्ट में अहम समातें हैं, उनका क्या जो है ना वो की सीक्वेंस है, वो कौन कौन सी अहम समातें हैं जो कि आज की हेयरिंग्स हैं। क्योंकि हमारी ये कोशिश होती है कि हम आपको ये बताएं कि आज कौन कौन सी अहम हेयरिंग है, आज कौन कौन सी सिंध हाई कोर्ट में समातें हैं, ताकि लोगों को पता चल सके कि जो जस्टिस है वो किस तरीके से हमारे माशरे में है और वाकई हमारी अदालतें काम करती हैं। अच्छा जी, आइनी और रेगुलर बेंच के रूबरू मुख्तलिफ केसेस की समात होगी। लापता अफराद, गैर कानूनी तामीरात, तजावुज़ात, दरख्वास्त ज़मानत पर समात होगी। अच्छा, सिन टैक्स और सेल्स टैक्स से मुतालिक भी दरखास्तों पर समात होगी। दरखास्तों पर समात जो है वो जस्टिस फैसल कमाल की सरबराही में 2 रुकनी बेंच जो है वो करेगा, जबकि मंशियात के जो मुलज़मान हैं उनकी दरख्वास्त ज़मानत पर भी समात होगी और दरख्वास्त पर समात जस्टिस जुल्फ़िकार सांगी की सरबराही में 2 रुकनी जो बेंच है वो करेगा। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं और जल्दी से भी आपको बताते हैं, आपने ग्रॉसरी करनी होगी कि जो वेजिटेबल के प्राइस हैं वो क्या हैं, क्योंकि ओवरऑल हमारी कोशिश होती है कि हम आपको बताते चलें और दिखाते भी चलें कि आप लोग किन प्राइसेस पे सब्ज़ियाँ लेते हैं, और हम आपको जो स्टैटिक प्राइस बताते हैं आपकी भलाई के लिए वो क्या है। तो एटलीस्ट आज जब आप जाके शॉपिंग करें, आज जब आप जाके सब्ज़ियाँ ख़रीदें सब्ज़ी वाले से, तो कम से कम इतना एजुकेट होकर जाएं कि आप उसको ये बता सकें कि जी स्टैटिक प्राइस ये है, लेकिन आप अपनी मनमानी प्राइस ये दे रहे हैं। तो टमाटर है 58 पे, तो आपने उसको जाके बताना है जब सब्ज़ी ख़रीदनी है कि भाई आलू जो है एक्चुअल में 50 रुपीज़ का है, यानी 50 रुपीज़ है इसके प्राइस मैक्सिमम, और लहसुन जो है वो 276 है। फिर उसके बाद जो अदरक है वो 483 है। फिर उसके बाद जो गाजर है वो 81 है। एंड देन वी हैव तुरई जो कि 81 है। फिर उसके बाद लौकी जो है वो 92 पर है। फिर उसके बाद जो है फूल गोभी वो भी 92 पर है। एंड वी हैव वॉट खीरा 69 पर है। फिर वी हैव भिंडी जो कि 253 पर है। फिर वी हैव प्याज जो कि 35 पर है। एंड व्हाट वी हैव नेक्स्ट, अच्छा जी,
नेक्स्ट इज मी योर होस्ट सबा शेख। अच्छा, जल्दी से चलते हैं और माल का हाल जानते हैं कि करेंसी रेट्स जो हैं वो क्या हैं, और माल के हाल के लिए आप लोगों के जितने मैसेजेस आते हैं ना मेरे पास, मुझे ऐसा लगता है कि बस जैसी शो मैंने स्टार्ट करना है वैसे ही आपको जो है बता देना है कि आज करेंसी के क्या रेट्स हैं। वैसे इतनी करेंसी के रेट्स जानकर आप लोग करते क्या, ये ज़रूर आपने मुझे मैसेज करना है, क्योंकि रोज़ाना मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेजेस आ रहे होते हैं, जी आपने माल का हाल नहीं बताया। बिल्कुल बताया, रोज़ाना बताते हैं। तो हेयर वी गो ना। ऑस्ट्रेलियन डॉलर है 188, कैनेडियन डॉलर है 212, यूरो जो है वो है 337, और फिर कोईती दिनार जो है वो 931 है। अच्छा जी, वी हैव नेक्स्ट, व्हाट वी हैव नेक्स्ट, हमारे पास जो नेक्स्ट है वो है जी यूके पाउंड 390, सऊदी रियाल जो है वो 76 है, स्विस फ्रैंक जो है वो 338 है, यूएस डॉलर जो है वो है जी 286। तो ये तो हो गया जी माल का हाल। अच्छा जी, अब आगे बढ़ते हैं और जल्दी से आपके साथ में जो है एक सक्सेस, एक कामयाबी, एक मूवी की कामयाबी शेयर करते हैं, और इट्स अबाउट दीमक। और पाकिस्तान में जिस तरह की मूवीज़ बन रही हैं, दैट्स अमेजिंग, दैट्स कमेंडेबल। और ये जो दीमक है, अब ये इसकी जो पजीराई हो रही है, आवाम में बड़ी फेमस हो रही है, बड़ी हिट हो रही है, तो इसके हवाले से शंघाई फेस्टिवल में अवार्ड्स इसने जो है वो जीत लिए हैं। शंघाई कॉपरेशन ऑर्गेनाइजेशन फिल्म फेस्टिवल 2025 में पाकिस्तानी फिल्मों दीमक और नायाब की कामयाबी, जबकि दीमक ने जो है वो बेस्ट एडिटिंग अवार्ड अपने नाम कर लिया है। फेस्टिवल में फिल्म दीमक के हिदायतकार राफे राशिदी और अदाकारा सोनिया हुसैन ने बेस्ट एडिटिंग का अवार्ड जो है वो वसूल किया है। और फिल्म फेस्टिवल में पाकिस्तान फिल्म प्रोड्यूसर्स एसोसिएशन के चेयरमैन शहजाद रफ़ीक बतौर जूरी मेंबर भी शिरकत की है। तो ये तो है जनाब वो प्राउड मोमेंट जो कि मैंने आपके साथ में शेयर किया, क्योंकि हमारी मूवीज़ जब इस तरीके से आगे जाती हैं और नाम कमाती हैं तो बहुत ज़्यादा फ़ख्र होता है, क्योंकि हमारी इस इंडस्ट्री को भी प्रमोट करने की बड़ी ज़्यादा ज़रूरत है। वहीं पर जल्दी से शेयर कर लेते हैं आपके साथ में गोल्ड के प्राइस, और जो सोने की कीमत है उसमें क्या हो गया। सोने की कीमत में हो गया इजाफा। जी हाँ, सोने की कीमत में हो गया इजाफा, और अभी आपको बताते हैं कि आलमी मार्केट में सोना $15 इजाफे से $3,325 फी आउंस पर पहुँच गया। 1 तोला सोना 1,500 रुपये महंगा होकर 3,54,500 रुपये का हो गया। 10 ग्राम सोना 1,286 रुपये इजाफे से 3,03,926 का हो गया, और 1 तोला चांदी की कीमत में 3,841 रुपये पर जो है वो बरकरार है। तो ये तो था जी सोने की कीमत जो मैंने आपके साथ में शेयर की। अब यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद हमारे करस्पॉन्डेंट हमें ज्वाइन करेंगे, और एक बड़ी ज़बरदस्त पर्सनैलिटी भी हमारे साथ गेस्ट मौजूद होंगे। तो आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ रहना है। स्टे विद अस, कीप वॉचिंग सिटी एट 10। वेलकम बैक। तो अब कुछ बात कर लेते हैं हम बजट से रिलेटेड। आपने सुना ही होगा कि हम अपने शोज़ में जो है इस हवाले से कई जिक्र कर चुके हैं, कई दफ़ा बात कर चुके हैं कि अब ये जो बजट है जिस तरीके से अनाउंस किया गया है, और इसके जो SOPs हैं, इसके ऊपर बहुत सारे बिजनेसमैन को और बहुत सारे लोगों को जो है वो बहुत रिजर्वेशन है। तो इस पर बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं चेयरमैन ऑल पाकिस्तान काटन मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन से अफीफ राशिद साहब, और ब्यूरो चीफ कराची अशरफ भाई। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं? अच्छा अफीफ साहब, क्या समझते हैं आप कि क्या रिजर्वेशन है, क्या तहफ़्फ़ुज़ात हैं आपके? देखिए, ये जो इस दफ़ा का जो फाइनेंस बिल आया है उसके अंदर कुछ जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं और जो बिजनेसमैन को अरेस्ट करने की बातें हो रही हैं, ये एक बड़ा डैमेजिंग फैक्टर है पाकिस्तान के लिए। ऐसा दुनिया में कहीं नहीं होता कि आप जाएं और बिजनेसमैन को बोलें आप इसकी जस्टिफिकेशन दें और अरेस्ट करके आप उसको ले जाएं। सही। देखिए, मुल्क चलता है बिजनेसमैन से। आज पाकिस्तान चल रहा है वो बिजनेसमैन से चल रहा है। बिजनेसमैन को अनफॉर्चुनेटली एज अ चोर दिखाया जा रहा है इस मुल्क में, जबकि बिजनेसमैन की वजह से ये पाकिस्तान चल रहा है। हम एम्प्लॉयमेंट जनरेट करते हैं, हम रेवेन्यू जनरेट करके गवर्नमेंट को टैक्सेस पे कर रहे होते हैं। आपकी सैलरी क्लास जो टैक्स दे रही है वो जो है वो बिजनेसमैन की उससे हो रहा है। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि आपको बिजनेसमैन को फैसिलिटेट करना है ताकि पाकिस्तान में बिजनेसेस बढ़ें। ये जो फैक्टर्स हैं इनको देखते हुए तो लग रहा है कि आप लोगों को और रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं कि आप पाकिस्तान में आई ना। आज अगर आप FBI को इतने इख्तियार दे देंगे कि वो बिजनेसमैन को अरेस्ट करके, डायरेक्टर्स को अरेस्ट करके ले जाए, तो ये एक बड़ा डैमेजिंग फैक्टर है। इस तरह कोई भी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट नहीं आएगी, कोई भी नए वेंचर्स नहीं लेंगे, और जो लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं वो हल्के हल्के यहाँ से बंद करके चले जाएंगे। इसके ऊपर कराची चेंबर, लाहौर चेंबर, फेडरेशन सब ने अपनी जो है वो बड़े इख्तिलाफात रिकॉर्ड कराए गए हैं, और इसको बिल्कुल रिवर्स हो जाना चाहिए। आप बिजनेसमैन को फैसिलिटेट करें कि यहाँ पे बिजनेस की ग्रोथ हो। आप ऐसे वो ला रहे हैं कि जिससे बिजनेसमैन और भाग जाए। बिजनेसमैन चोर थोड़ी ना, यहाँ पे हम चोरी करने थोड़ी ना बैठे हुए, हम यहाँ बिजनेस करने बैठे हुए हैं। पूरी लाइफ लगा दी है लोगों ने अपने बिजनेस सेट करने पे, और आप फिर आके बोले कि जी आपने एक पॉइंट की जस्टिफिकेशन नहीं दी तो हम आपको अरेस्ट करके लेके जा रहे हैं। इट्स टोटली अनजस्टिफाइबल। ये जो है वो आप समझे कि इंडस्ट्री की किलिंग है, क्योंकि कोई भी नया इससे आप देखेंगे कि कोई नया वेंचर लॉन्च नहीं होगा। अगर आप
हमारे पास्ट की भी पॉलिसीज देख लें तो पिछले 10 साल में कौन सी बड़ी कंपनी पाकिस्तान में आई है। आपने माइक्रोसॉफ्ट को तो जाते हुए देख लिया, आज सुबह मैं न्यूज़ पढ़ रहा था माइक्रोसॉफ्ट को बिल्कुल, माइक्रोसॉफ्ट पाकिस्तान से जा रहा है, मोमेंट है, माइक्रोसॉफ्ट पाकिस्तान से जा रहा है, माइक्रोसॉफ्ट पाकिस्तान से जा रहा है और इंडिया में $3 बिलियन की इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। तो ये दिस इज अनफॉर्चुनेट। और जो रीज़न माइक्रोसॉफ्ट ने दिए वो पॉलिसीज़ और जो हमारे यहाँ की ये अनफॉर्चुनेटली जो हमारे पॉलिसीज़ बना रहे होते हैं, जो कंप्लाइंसेस हैं, उन्हीं की चीज़ों की वजह से वो यहाँ से जा रहे हैं। क्योंकि अच्छा वो जा रहे हैं, लेकिन वो कहते हैं जो उनके सार्फिन है उनके लिए ऑपरेशन जो है वो कुछ हद तक चलता रहेगा और वो होता रहेगा। लेकिन आप देखिए कि कितना सैड मोमेंट है। देखिए जो वहाँ जो यहाँ पे वो एम्प्लॉयमेंट जनरेट करते उन्होंने हैं, बंद कर दिए यहाँ, जो ऑफिसेज थे, जो ऑफिस का रेंट दे रहे हैं, बिजली कंज्यूम कर रहे हैं, उन सब में आप टैक्स कलेक्ट कर रहे हैं। आपकी जो एम्प्लॉइज, पहले आपके पास 500 एम्प्लॉइज थे तो अब वो 50 एम्प्लॉइज से काम कर रहे होंगे। वो अपनी सिर्फ यहाँ पे प्रोडक्ट की सेलिंग कर रहे होंगे, यहाँ पे ऑफिस कोई नहीं होगा। सपोर्ट कहाँ से होगी? सपोर्ट जो है वो दुबई से, इंडिया से, इन जगहों से हो रही होगी। तो अनफॉर्चुनेटली आपको देखना पड़ेगा कि आप डायरेक्ट फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को जो अट्रैक्ट करने की SIFC इतना काम कर रही है उस पर, अगर लोकल बिजनेसमैन को इतनी प्रॉब्लम होगी तो नए बिजनेसेस कैसे आएंगे पाकिस्तान में? सही। अशरफ भाई, व्हाट डू यू से ऑन इट? क्योंकि इस हवाले से बहुत ज़्यादा वोकल होकर अशरफ भाई बात करते हैं। मैं चाहूँगी मज़ीद आप थोड़ा सा एलिब्रेट करें कि ये इससे मज़ीद क्या हर्डल पैदा होंगे। देखें सबा, हम एक तरफ डिजिटल करने जा रहे हैं, पूरी दुनिया में डिजिटल सिस्टम है कि आप ऑनलाइन जाके अपना टैक्स रिटर्न भरें, अपना आप इनकम टैक्स रिटर्न भरें, आपका वेल्थ रिटर्न भरें। लेकिन हमारे यहाँ इतने मुश्किल है, जो टैक्स कंप्लाइंट जो आपके टैक्स माहिरीन हैं इस वक्त मुल्क में जो टॉप लाइन जिसे बोलते हैं कि टॉप ऑफ द नॉच में आते हैं, जैसे कि अशफाक तोला साहब, वो चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, ठीक है, आई कैप के प्रेसिडेंट भी रहे हैं। तो उनसे मेरी बात हुई तो उन्होंने कहा, तो मैं उनको सुन रहा हूँ, मैंने कहा सर क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि इट विल टेक, कि जो इतनी मुश्किलात कर दी हैं फाइनेंस बिल में, तो आपको 570 घंटे लगेंगे, यानी कि 365 दिन में 24 दिन तो आप टैक्स कंप्लाइंट में लग जाएंगे। अब मसला ये है कि 24 दिन अगर आप टैक्स को बेहतर करने पे लगे रहेंगे, किस तरीके से उसको करना है, तो काम कब करेंगे भाई? आपके दिन, छुट्टियां, ये सब लगाएं तो कह रहे हैं कि वो 365 दिन में आपकी इतवार, हफ्ता, बाकी हफ्ता इतवार तो सब बंद होता है, आपको पता है, FBR बंद है, बैंक्स बंद है, सब कुछ बंद है, फिर टैक्स कंप्लाइन करो तो नियर अबाउट 260-270 दिन रहते हैं, उसमें कह रहे कर लो आप काम। उसके अलावा जो है, अब आप देखें ना, अब सबसे बड़ा जो मुल्क के सबसे बड़ा चैम्बर, कराची चैम्बर, जब उसने कैटेगोरिकली कहा कि ये शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया और उसमें ये कहा है कि अगर ये हमारे ऊपर ये थोपा गया और इसके ऊपर प्रेशर डाला गया तो हम काम बंद कर देंगे कैटेगोरिकली। इनके साथ अब छोटे ताजिर भी आएंगे, वो भी आएंगे, क्योंकि देखें ना इतना मुश्किल सिस्टम है हमारे यहाँ कि आप वन विंडो ऑपरेशन नहीं करते हैं। सही। अब आपको सिंध रेवेन्यू बोर्ड अलग है, पंजाब रेवेन्यू बोर्ड अलग है, आपका KPK रेवेन्यू बोर्ड अलग है, फिर FBR अलग है, लार्ज टैक्स यूनिट अलग है। अगर आप ये टैक्स कंप्लाइन करना है तो वन विंडो करेंगे सब जगह से। कहाँ अब जैसे अफीफ साहब हैं जी, अब ये सर्विसेज का भी काम कर रहे हैं, सिंध रेवेन्यू बोर्ड को भी दे रहे हैं, FBR को भी दे रहे हैं, इनकम टैक्स रिटर्न भी दे रहे हैं, लेकिन ये लिंक नहीं है। अब जब वो आएगा वो कहेगा SRB कि आपने, वो कह रहे हैं मैंने तो FBR को दे दिया, कह रहे हैं FBR का। अब FBR ये दोनों लड़ते रहेंगे, पूछे इनसे कितने अब नोटिस आते हैं, ये अपना काम करें या नोटिस का जवाब दें। अब मेन ये है कि आप इसका सिस्टम, मैं एक नौकरी करता हूँ और मैं अपना इनकम टैक्स रिटर्न भरता हूँ, तो ये सिंपल होता है, मेरी इतनी इनकम है, इतना टैक्स है, इतने खर्चे हैं, और मैंने वो दिखा दिया। अब इसके अलावा मैं क्या करूं, सैलरीड पर्सन क्या करे, ये सवाल है वो जो मैं हमेशा FBR के हुक्म से करता हूं। लेकिन ये तो ऑटोमेटिक होना चाहिए। देखें, मैं अगर इनके पास नौकरी कर रहा हूं, ये मेरी जो एट सोर्स मुझे सैलरी दी, तो एट सोर्स मेरी तनख्वाह काट दी ना टैक्स की। सही। अब मेरी अगर ये 1 लाख रुपए तनख्वाह दे रहे हैं और उसमें मेरी सैलरी में टैक्स काट के दे दिया, तो टैक्स तो ये भरेंगे ना। अब इनका जो NTM में इनके पास आ रहा है, अशरफ खान है, अशरफ खान का NTM ये, तो ऑटोमेटिक जब ये फिल कर रहे हैं तो ऑटोमेटिक आ जाना चाहिए। मगर अब हमें कहते हैं अगर इनकम टैक्स रिटर्न नहीं भरा तो अब तो सैलरीड पर्सन के ऊपर भी मसला आ जाएगा, सैलरीड पर्सन के ऊपर भी मसला आ जाएगा। अच्छा ये बताएं अफीफ साहब कि इस हवाले से आप लोगों की क्या बेसिकली रिजर्वेशंस हैं, आप लोग क्या चाहते हैं कि किस तरीके से ये मामला मैनेज हो जाए, आपके बेसिक प्रिंसिपल्स, नुकात क्या हैं? देखिए, सबसे पहले तो जो डायरेक्टर्स को अरेस्ट करने की बात की गई है उसको ख़त्म किया जाए, उस लॉ को ख़त्म किया जाए, वो एक बिल्कुल ही गलत है। देखिए, मैं एज ए कंपनी ओनर मैं डायरेक्टली टैक्स फाइल नहीं कर रहा होता, मेरे एम्प्लॉयज़ कर रहे होते हैं, बहुत दफ़ा ह्यूमन एरर होता है। आप उसको देखते हुए डायरेक्टली डायरेक्टर्स को अरेस्ट कर लेंगे तो कौन पाकिस्तान में आके इन्वेस्ट करेगा? सही। हम ये चाहते हैं कि FBR का अगर कोई रिजर्वेशन है वो आए,
वो हमें नोटिस दें, हमें टाइम दें, हम उसका जवाब दें। और अगर जवाब नहीं दिया जा रहा तो फिर वो लीगल प्रोसीडिंग में जो होता रहे कि वो जिस तरह भी उनकी रिकवरी होती है वो आके हमारे साथ बैठे, वो बोले नहीं जी हमने पूरा चेक कर लिया, इस तरह नहीं, आपको इतना टैक्स देना होगा। हर बिजनेसमैन देगा। देखिए बिजनेस कोई 1 साल 2 साल के लिए नहीं लगाता, जिसका बिजनेस लगा हुआ होता है उसका कैपिटल लगा हुआ है, उसकी मेहनत लगी हुई है, पूरी ज़िंदगी की मेहनत है लोगों की। तो वो ऐसा तो नहीं करेगा कि जी ठीक है मैं आज बंद करके जा रहा हूँ, उसने तो बिज़नेस चलाना है ना, तो वो बिज़नेस चलाने के लिए वो टैक्स पे करेगा। देखिए हर बिजनेसमैन, हर पाकिस्तानी टैक्स पे कर रहा है, लेकिन आपने इतने सारे लूप होल छोड़ दिए हैं। अब फाइलर नॉन फाइलर का आपने एक चक्कर छोड़ दिए। आप बोल दें जिसका आईडी कार्ड बना हुआ है, जिसका बैंक अकाउंट बना हुआ है वो फाइलर है, एक सर्टेन इनकम है कि जी आपका साल के अंदर जो अलाउबल एक्सपेंसेस हैं वो फॉर एग्जांपल महीने का 80,000 है, उसके ऊपर आप जो है वो रिलीफ दे दें, बाकी जो भी उसकी इनकम है उसके ऊपर आप टैक्स लगा दें। आज के दिन में अनफॉर्चुनेटली हमारे साथ ये है कि जिसकी इनकम जो है वो 50-60 हज़ार रुपये वो टैक्स दे रहा है, लेकिन वो टैक्स नहीं दे रहा जो जिसकी एग्रीकल्चरल इनकम अरबों रुपए में, वो टैक्स नहीं दे रहा, लेकिन एक 60,000 रुपये कमाने वाला टैक्स दे रहा है। ये कहाँ से जस्टिफाइबल है? एक इनकम टैक्स लाया जाए, आपने सेल्स टैक्स 18% सेल्स टैक्स हमारे पास, आज पाकिस्तानी टैक्स देने में क्यों पीछे होते हैं? देखिए टैक्स देके आप गवर्नमेंट से क्या एक्सपेक्ट करते हैं? आपको सिक्योरिटी मिले, आपको इंफ्रास्ट्रक्चर मिले, आपको एजुकेशन मिले, सही, इनमें से कोई एक चीज़ हेल्थ केयर मिले। आज हेल्थ रिलीफ, केयर बिल्कुल ठीक कह रहे हैं अफीफ साहब कि रिलीफ जो है वो है ही नहीं। टैक्स पे भी करें तो भी रिलीफ नहीं है, और टैक्स पे नहीं करते तो फिर वो आपको पता ही कि किस तरह के हालात होते हैं। इस पर होगी बात, एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। बात हो रही है कि बजट के बाद की मुश्किलात टैक्स पेयर के लिए क्या मामलात हैं, किस तरीके से जो है FBR की जानिब से मामलात रखे जाते हैं और लोग परेशान होते हैं। अच्छा अफीफ साहब, जिस तरीके से आप बात करें बिज़नेस के हवाले से, वहीं अगर जो SMEs हैं उनके लिए भी देखा जाए तो सहूलियात का फुकदान है, वो भी इसी तरह के रिजर्वेशन शो कर रहे होते हैं, वो भी यही बता रहे होते हैं। तो आप लोग मिल के कोई बात तो ये है कि टेबल टॉक होती है, लेकिन मसला ये है कि फिर वो उसके ऊपर इम्प्लीमेंट नहीं हो पाता। मसले का हल इन शॉर्ट आपको क्या नज़र आता है? देखिए मसले का हल बड़ा सिंपल है कि आप एक बिज़नेस फ्रेंडली इन्वायरमेंट दें, आप लोगों को काम करने का टाइम दें, आप लोगों को इंडस्ट्री लगाने के लिए इनकरेज करें, आप पाकिस्तान में एक एक्सपोर्टिंग कल्चर लाएं। अनफॉर्चुनेटली गवर्नमेंट ने, अगर आप पूरा बजट उठा लें तो उसमें इंडस्ट्री से रिलेटेड कोई रिलीफ बता दें। अच्छा, हमें प्रॉब्लम्स तो बढ़ गई, आपने कार्बन टैक्स लगा दिया, आपने फ्यूल के ऊपर लेवी बढ़ा दिया, इससे इन सब चीज़ों से हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ती है। सही, क्योंकि देखिए जब फ्यूल के ऊपर लेवी बढ़ गया तो अब जो आपकी बिजली है उसके ऊपर सरचार्ज लग के दोबारा हमारे पास आने लगेगा, तो फिर हम बैक टू स्क्वायर वन आ जाएंगे कि जी फिर हमारी बिजली महंगी हो रही है। जब तक हमारे पास यूटिलिटी सस्ती नहीं होंगी, जब तक हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होगा, जब तक हमारे पास ईज़ ऑफ बिज़नेस नहीं होगा। जब ईज़ ऑफ बिज़नेस की बात करते हैं तो ये जो टैक्स का मैटर है ये बहुत बड़ा मैटर है, ये ईज़ ऑफ बिज़नेस के बिल्कुल अगेंस्ट है। तो आप कैसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इंडस्ट्रीज़ ग्रो होंगी? किसी भी मुल्क की इंडस्ट्री का जो बैकबोन होता है वो SMEs और कॉटेज इंडस्ट्री होता है। सही। आज पाकिस्तान में कॉटेज इंडस्ट्री ख़त्म होती जा रही है। उसका रीज़न ही है कि आपने इतनी मुश्किलात पैदा कर दी हैं। एक वो कोई छोटी भी इंडस्ट्री खोले ना तो उसके पास EOBI वाला भी जाना है, सेसी वाला भी जाना है, इन्वायरमेंटल वाला एजेंसी भी जाएगी, उसके ऊपर प्रोफेशनल टैक्स वाले भी जाएंगे, फिर उसके पास जो है वो FBR भी जाएगा, SRB भी जाएगा। ऐसे 26 इदारे जाते हैं एक इंडस्ट्री के पास, तो वो इन इदारों को देखेगा या वो अपना बिजनेस चलाएगा? आपको वन विंडो सोल्यूशन पे आना चाहिए। ये काफ़ी दफ़ा थ्रू फेडरेशन चेंबर, हमारी एसोसिएशन के थ्रू हमने बड़ा इसको प्रमोट किया है कि आप वन विंडो सोल्यूशन लाएं, साल में एक दफ़ा हम इसको पे करें और इसको ख़त्म करें। लेकिन हर थोड़े दिन बाद एक नया हमारे पास लेबर डिपार्टमेंट वाले अलग आ रहे होते हैं। अब इन चीज़ों को अब बिजनेसमैन इन लोगों से मिलके इनको सेटल करे, ये करे या वो अपना बिजनेस चलाए। सही, मुश्किलात बहुत ज़्यादा हैं इस वक्त बिजनेसमैन के लिए पाकिस्तान में। आप आज भी देखें तो हमारा 11% पे इंटरेस्ट रेट है, जो पॉलिसी रेट है, उसके ऊपर आप बैंक का स्प्रेड लगाएं 12-13% के ऊपर वो है। तो जो भी आप उससे बोरोइंग कर रहे हैं 13% आप उसको साल में वापस कर रहे हैं, तो बिज़नेस कैसे ग्रो होंगे? देखिए बिजनेसमैन हमेशा ग्रो होता है जब वो कैपिटल और डालेगा। किसी के पास भी अनलिमिटेड कैपिटल नहीं होता। जितनी बड़ी कंपनियां वो बैंक से बोरोइंग करके डाल ली होती हैं। आपको पाकिस्तान की GDP बढ़ानी है, आप
प्रमोट करें कि ज़्यादा से ज़्यादा आप जो है वो बैंक से लोन लेके आप अपने बिजनेसेस बढ़ाएं। आप बिजनेसेस के अंदर जो लोन्स हैं उसके अंदर फैसिलिटेट करें कि ठीक है, अगर आप मशीनरी मंगवा रहे हैं तो उसके अंदर हम आपको रिलीफ देते हैं टैक्सेस के अंदर। एक छोटा सा एग्जांपल दूं कि अगर आज मैं एक मशीनरी इंपोर्ट कर रहा हूं तो उसके ऊपर भी मुझे 18% सेल्स टैक्स देने हैं। सेल्स टैक्स तो होता है कि मैं जो बेच रहा हूं उसके ऊपर टैक्स दूंगा। तो मैं जब मशीनरी मंगवा रहा हूं प्रोडक्शन के लिए, जिससे मैं एक्सपोर्ट कर रहा हूँ, जिससे मैं लोकल डिमांड मीट कर रहा हूँ, इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन कर रहा हूँ, उस पर पहले 18% सेल्स टैक्स दे दूँ। ये कहाँ की जस्टिफाइड चीज़ है कि हम जो मशीनरी इंपोर्ट कर रहे हैं उसके ऊपर भी सेल्स टैक्स पहले से देते हैं? तो इन चीज़ों, ये चीज़ें बड़ी डैमेजिंग है एक बिजनेसमैन के लिए। सही कह रहे हैं कि ये चीज़ें जो है वो बड़ी डैमेजिंग है। और बात यही होती है कि जब आपकी जो बिज़नेस कम्युनिटी है वो ही अगर फल फूल नहीं रही है तो फिर आगे जो है वो दीगर चीज़ें भी उतनी ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं होती हैं। अशरफ भाई, जिस तरह से आप डिटेल में इन्होंने बताया हफीफ साहब ने कि भाई ये हमें मुश्किलात हैं, ये प्रॉब्लम्स हैं, तो अब इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन तो यही है कि बिज़नेस कम्युनिटी की जो मुश्किलात हैं उनको दूर किया जाए। ऑब्वियसली टैक्स हर कोई पे करना चाहता है, ऑब्वियसली हर कोई भी नहीं बचता टैक्स से, और सबको टैक्स पे करना चाहिए। लेकिन बात वहीं आ जाती है, अगर आम आदमी की बात करें कि टैक्स भी पे करें फिर रिलीफ भी कोई नहीं, ना हेल्थ सेक्टर में कोई रिलीफ है, ना फिर एजुकेशन सेक्टर में कोई रिलीफ है, और अगर आपके साथ कोई और भी इशू हो तो उसके लिए भी कोई रिलीफ नहीं होता। आप देखते हैं कि सड़कें तबाह हाल, ठीक है, आपके गली महलों का वही बुरा हाल, कचरे के ढेर वहाँ पर। तो जो लोग टैक्स पे करते हैं ना, वो ये सवाल करने के मजाज भी होते हैं कि कम से कम हमें हमारे बुनियादी बेसिक नेसेसिटीज़ तो प्रोवाइड कर दें। लेकिन सब एडवाइजरी बोर्ड है जो कि इनको एडवाइस करता है कि ये करें, ये चीज़ें हो जाएं। अब जैसे हफीफ साहब ने कहा तो यहाँ पे फिर वही सवाल उठता है कि आप जो डिजिटल की बातें कर रहे हैं तो कैसे होगा ये, क्योंकि आपका सिस्टम ही नहीं है ना। हाँ। अगर हम यहाँ पे सिर्फ ये बोल दें कल से डिजिटल हो रहा है, नहीं हो सकता है, क्योंकि आपका सिस्टम इतना कोलैप्स किया हुआ है, आपके यहाँ पे करप्शन इतनी है। आप चाहे कस्टम में जाएं, FBI में जाएं, तो यहाँ पे ये है कि अगर मैं इनको ब्लैकमेल करूँगा, इनको बोलूँगा भाई अगर आपका 5 लाख बन रहा है आप 2 लाख रुपए दे दो, इतना मुझे दे दो जी, तो ये कौमी खजाने को नुकसान हो रहा है, हाँ। अब मसला ये है कि आपके वो बंदे जो ये सारी चीज़ें कर रहे थे उन्हीं को आपने 1010 जो है नई गाड़ियाँ दे दी कि जाके छापे मारो, इनको पकड़ो। तो चोर थोड़ी हैं भाई, छापे तो उनको मारो ना जो एग्रीकल्चर इनकम पे जो बना रहे हैं, छापे उनको मारो जो करप्शन से बेनामी गाड़ियां बनाई, छापे उनको मारो जिन्होंने बेनामी घर बनाए, बेनामी प्रॉपर्टी बनाई, तो आप उनको मारो ना। आपके पास डाटा मौजूद है, आपने एडवाइजरी बोर्ड में कहा हमारे पास 5 लाख लोगों का डाटा है जो बेनामी गाड़ी, आपको याद होगा गोला घंटे वाले के नाम पे अरबों रुपए, वो कंप्यूटर की शॉप वाले के अरबों रुपए ट्रांजैक्शन हुई है ना, ऑन रिकॉर्ड है, मैं थोड़ी बोल रहा हूँ, आपके FBR ने दिया है भाई। अब जो वो डाटा था कहाँ गया, आपने लोगों को पकड़ा, याद होगा कितनी उसकी सिस्टम खबरें चली थी कि बेनामी अकाउंट, बेनामी गाड़ियां, बेनामी, यानी कि नौकर के नाम पे आपने गाड़ियां ली हुई हैं, नौकर के नाम पे आप ट्रांजैक्शन कर रहे हैं। इस मुल्क में होता रहा है ना, दैट इज कॉल्ड मनी लॉन्ड्रिंग। काला धन था जो आपने मनी लॉन्ड्रिंग करके बाहर भेजा गया, और आप किसको पकड़ो, ये बिजनेसमैन बैठा हुआ, उसको बोलो तुम चोर हो। तो भाई जो सियासतदान बैठे हुए हैं, बहुत सिंपल सी बात है कि अगर हम बैठे जायजा लें तो इसमें पुराने जितने लोग हैं जो हमारे साथियों में, वो ये बोलते हैं कि अगर सियासतदान को देखें कहाँ से कहाँ पहुँच गए, तो अगर वो उस पोस्ट पे देखें, ये होता है कि अगर मैं पोस्ट पे आया हूँ ना तो मेरा आप अकाउंट डिटेल देखो कि अशरफ साहब अगर ये अकाउंट हुकूमत में आए और 10 साल से हुकूमत में है तो 10 साल में इनकी जो प्रॉपर्टी कितनी बड़ी है। बिल्कुल, ये असेसमेंट करनी चाहिए। अब ये कोई नहीं करता ना, अब वो बैठे हुए वही चोर हमारे ऊपर बैठ के आके वही चोर फैसले करते हैं। अब चीनी का बताऊं, पहले गंदम की स्कैंडल है, चीनी का स्कैंडल तो देखे ना आपने, पहले चीनी 100 रुपए की एक्सपोर्ट कर दी, किसने की, गवर्नमेंट ने इजाजत दी ना। अब वही चीनी बढ़ के अब यहाँ 200 रुपए की हो गई है। अब आप वो चीनी जो एक्सपोर्ट की थी 100 रुपए में, आप 160 में इंपोर्ट कर रहे हो। बिल्कुल, हाँ। या कितनी 5 लाख मैट्रिक टन, तो 5 लाख मैट्रिक टन, एक टन में 1000 kg होता है, यही है ना। हाँ। अब आपने 60 रुपए के हिसाब से 30 अरब रुपए अब आप उसमें इजाफी आवाम से वो दोगे कि भाई ये लो भाई, तो आपने 100 रुपए की चीनी एक्सपोर्ट क्यों की? बस बात सारी यही है ना कि जो फैसले होते हैं वो करने से पहले जो है ना जरूर सोच लेना चाहिए कि इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। यहाँ पर वक्त एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो फिर मजीद डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे। वेलकम बैक। तो बात हो रही है रिजर्वेशंस की कि टैक्स पेयर भी मुश्किलात का शिकार हैं, जो पे नहीं कर रहे हैं उनको दूसरे मुश्किलात हैं और उनको पे करना चाहिए टैक्स। लेकिन जो टैक्स पेयर हैं, जो बिज़नेस कम्युनिटी है, जो दीगर लोग हैं, वो बहुत ज़्यादा परेशान हैं। और इस परेशानी की सूरत हाल में ये होता है कि ओवरऑल जो तरक्की होती है उस शहर की, उस जगह की, उसका जो एक पहिया है ना वो रुक जाता है, इम्पैक्ट रुक जाता है। और फिर यही क्योस क्रिएट होता है कि डेडलॉक बरकरार रहता है, टेबल टॉक होती है, फिर बात नहीं होती, फिर कुछ रिजर्वेशंस होते हैं जो कि आगे थ्रो नहीं हो पाते।
सर ये सिलसिला कब तक चलता रहेगा और अब आप लोगों ने कोई स्टेप लेने का सोचा है? क्योंकि अब ये है ना कि आपकी टेबल टॉक होती है, फिर आप लोगों का मसला हल नहीं होता, फिर दोबारा से नेगोशिएशन होता है, फिर बात नहीं होती, तो फाइनली अब आप लोगों ने सोचा क्या है? आप लोग डिसाइड क्या कर रहे हैं? क्या करेंगे आप? देखिए, इस वक्त गवर्नमेंट ने जो अभी लास्ट मंथ में किया ना कि इन्होंने कराची से जो LTOs हैं, लास्ट टैक्स पेयर्स ऑफिस जो है, उसने लास्ट 4-5 दिन में या 6 दिन के अंदर कोई 300 अरब रुपए की रिकवरी की, जिसमें आउट ऑफ 300 अरब 80% लोगों के अकाउंट फ्रीज करके और उसके बाद डायरेक्ट वहाँ से पैसे उठा के रिकवरी की है। तो लास्ट टैक्स पेयर ऑफिस में कौन है? ऑर्गेनाइज सेक्टर है, जो स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टेड कंपनीज है, ये वो हैं। इसमें एनर्जी सेक्टर, सीमेंट सेक्टर, आपके बड़े बड़े सेक्टर्स हैं जो ऑलरेडी प्रेशर में हैं और आप उनके अकाउंट फ्रीज करके जो पैसे पड़े हैं आपने निकाल लिए। ये कहाँ से जस्टिफाइबल है? तो हम इस वक्त सारे जितने हमारे चेंबर्स हैं और फेडरेशन है वो इस वक्त बड़ा काम कर रही है, गवर्नमेंट से इस वक्त डायलॉग में भी हैं कि इसको ख़त्म किया जाए। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने ये बोल दिया कि जी ये अरेस्ट वाला जो रूल है ये गलत है, लेकिन उसके बावजूद लॉ अभी तक मौजूद है और उन्होंने बोला हुआ है कि जी पहली नहीं, दूसरी नहीं, तीसरी के बाद आप अरेस्ट कर लें। देखिए, डायरेक्टर्स को अरेस्ट करने का आपको देना ही नहीं चाहिए। आप कंपनी से रिकवरी करें, आप कंपनी के ऊपर सैंक्शन लगाएं। आपको एक चीज़ समझनी पड़ेगी कि जब एक दुनिया में प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनती है, वो बनती क्यों है? कि कंपनी एक अलग आइडेंटिटी है और जो उसके डायरेक्टर्स हैं, जो ओनर्स हैं, बेनिफिशरीज हैं, वो अलग आइडेंटिटी है। आपको जो रिस्ट्रिक्शन लगानी है आप कंपनी पे लगाएं, आप डायरेक्टर पे कैसे लगा सकते हैं? आप डायरेक्टर्स को बोले हम अरेस्ट करके ले जाएंगे। आज जो है, अगर हम काम बढ़ाना चाहें, कुछ करना चाहें, तो हम जैसे ही इस LTO के अंदर आएंगे तो हमें भी परेशानी होगी कि यार ये तो अकाउंट फ्रीज करके हमारे पैसे ले लेंगे। अब एज अ बिजनेस आपकी कैपिटल रोलिंग में होता है। आपको पता है कि आपकी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री प्रेशर में है, उसके बावजूद आपने सीमेंट इंडस्ट्री पे इतना बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट कर दी। बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो इस तरीके की चीज़ें करने से हम ओवरऑल पाकिस्तान की इकोनॉमी को डैमेज हो रहा है। आपकी GDP इंक्रीज होने की वजह गिर जाएगी, आपकी अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाएगी। तो हम अभी गवर्नमेंट से इसके ऊपर लगे हुए हैं, कम्युनिकेशंस हो रही हैं और हमें पूरी उम्मीद है कि कुछ ना कुछ हल निकलेगा इसका, क्योंकि इस तरह तो पॉसिबल नहीं है। और जैसे आपने देखा कि लॉर्ड चैम्बर ने बोल दिया कि हम फिर अपने कारोबार बंद कर देंगे। इवेंचुअली हर इंसान को अपना कारोबार बंद ही करना पड़ेगा, क्योंकि इन रूल्स एंड रेगुलेशंस के साथ पाकिस्तान में काम करना बहुत मुश्किल होगा। और जो आपने पहले भी एक दफ़ा देखा था कि पाकिस्तान से बेतहाशा पैसा बाहर गया, इंडस्ट्री का पैसा बाहर गया, तो आप देखेंगे दोबारा ये स्टार्ट हो जाएगा। लोग बोलेंगे अपना पैसा चाहे वो गलत तरीके से बाहर जा रहा हो, यार मैं बाहर भेजूँ, मैं बाहर शिफ्ट हो जाऊँ। पाकिस्तान के अंदर तो इतनी प्रॉब्लम है, टैक्स देने के बावजूद कोई फैसिलिटी नहीं मिल रही, तो मैं पाकिस्तान में अपने पैसे रख के क्यों और प्रॉब्लम्स को झेलूँ? तो ये चीज़ें देखनी पड़ेंगी गवर्नमेंट को, और इस रूल को रोल बैक करने के अलावा कोई हल नहीं होगा इनके पास। सही, बिल्कुल। अच्छा अशरफ भाई, जिस तरह से अब ये कह रहे हैं हफीफ साहब कि भाई अब इन दी एंड जो एक होता है ना कि जब सर से पानी गुजर जाता है तो लोग ये कहते हैं कि कारोबार बंद कर देंगे, ताजिर बरादरी कह रही है कि हम अपना कारोबार बंद कर देंगे। आपको लगता है यहाँ तक बात पहुँचेगी या उससे पहले ये मामला सॉर्ट आउट हो जाएगा? इससे ज़्यादा खतरनाक होगी। अच्छा, देखें, अब एक लिमिट है, आपने कह दिया है कि बंदे आपके ऑफ हट जाएंगे। अब ये काम कर रहे हैं, हम यहाँ काम कर रहे हैं, FBR का बंदा आके बैठ जाएगा, मैं काम नहीं करने देगा, ये बताओ ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है। आप अपना सिस्टम ठीक करो ना। आप बेसिकली फाइलर नॉन फाइलर के चक्कर में देखिए, इनका क्या काम है? बिजनेस करना। इनके पास अगर मैं सप्लायर हूँ, मैंने माल पहुँचाया और मैं नॉन फाइलर हूँ, इसका भी विद होल्डिंग ये करेंगे। क्यों भाई? देखें, ये FBR नहीं है। FBR का काम है जो भी आ रहा है उसकी इनवाइस बन रही है तो उसका शनाख्ती कार्ड लेके आप उसको लो। आप बैंक में क्या कर रहे हैं? अभी आप क्या नया लॉ जो आया है फाइनेंस बिल में, पहले आपका था 0.6 यानी लाख रुपए आप कैश निकालते हैं। मैं नॉन फाइलर हूँ, 0.6 यानी 600 रुपये मैं टैक्स देता था। अब मैं जाऊँगा निकालूंगा तो उसका जो है अब मैं 1000 रुपये दूंगा, ठीक है? यानी लाख रुपये निकाल रहा हूँ कैश, तो विद होल्डिंग जो है नॉन फाइलर का मैं 1000 रुपये दूंगा। तो भाई वो डाटा जो आपके पास कलेक्ट हुआ है नॉन फाइलर का, उसको यूज़ करो, उनको नेट में लाओ। इतना ही ट्रांजैक्शन अगर उनकी हो रही है, आप पैसे जमा किए ना, आप वो दिखाएं ना आपने कितने पैसे जमा किए नॉन फाइलर से बैंक विद होल्डिंग करके। अब दूसरे जो इनको सप्लायर से विद होल्डिंग करके, तो उस डाटा से फ़ायदा उठाओ, टैक्स नेट बढ़ाओ, जो टैक्स दे रहा है उनके ऊपर बोझ ना डालो। बहुत सिंपल कैलकुलेशन है कि आप इनकम अगर जनरेट करनी है तो आपकी इकोनॉमिक ग्रोथ हो। इकोनॉमिक ग्रोथ रुक जाएगी तो इनकम जनरेट नहीं होगी। आमदनी कब होती है? जब सिस्टम चलेगा। अब ये सिस्टम ही रोक देंगे तो आमदनी होगी नहीं होगी तो बंद कर देंगे।
और पहले तो ये बातें बोलते हम बंद करके चाबी दें, कह रहे हैं चाबी क्यों दें भाई, हम सही। बंद करके बाहर चले जाएंगे। चले जी, ये सिचुएशन है और ये जो खबर है और इसके ऊपर जो तज्जिया है और जो रेजर्वेशन है वो हमने आपके सामने रखे। बहुत शुक्रिया हफीज़ साहब, हमारे शो पर आए, अशरफ भैया हमारे शो पर आए। शो में यह वक्त एक ब्रेक का और हेडलाइंस ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो करेंगे ढेर सारी बातें। आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ रहना, स्टे विद अस। वेलकम बैक। तो भाई अब कुछ बात करते हैं हम जस्ट बॉर्न के हवाले से, न्यू बॉर्न के हवाले से, कि जो न्यू बॉर्न बेबीज़ होते हैं उनको लेकर पूरी फैमिली के, ख़ानदान के, पेरेंट्स के बहुत सारे तहफ़्फ़ुज़ात होते हैं। बच्चा जैसे ही पैदा हुआ है उसके पैदा होने के फ़ौरन बाद से ही जो है ना वो मशवरे शुरू हो जाते हैं, एडवाइस आना शुरू हो जाती है, ऐसे कर लें जी, गोरा बच्चा ऐसे हो जाएगा, बालों का जो है वो आपने ये सारा कुछ करवा लेना है, सर ऐसे बनेगा, फिर आपने जो है उसकी केयर के लिए मज़ीद जो है वो चीज़ें एडवाइस की जा रही होती है, जो आगे चल के हम आपके साथ में डिस्कस करेंगे। तो इस पर बात करने के लिए कि ये जितनी भी एडवाइस ख़ानदान की जानिब से दी जा रही होती है और बच्चा जो है उन्होंने बीच में रखा हुआ होता है और उसके हवाले से कई सारी बातें आ रही होती है, इसको इस वाली शीट में रैप कर लें, अच्छा ये वाला जो है वो ब्लैंकेट दे दें, अच्छा फिर आपने ऐसे कर लें, इधर करवट दिला दें, नहीं ऐसे करें, कंधे से लगा लें, उठा लें, लिटा दें, 10,000 किस्म के मशवरे होते हैं और जस्ट बॉर्न बेबी होता है। तो क्या ये वाकई सारे मशवरे मेडिकली ठीक होते हैं? क्या ये वाकई जो बेबी की हेल्थ है उसके लिए ठीक होते हैं, या ये बस ऐसे ही मिथ्स होती हैं, या कोई बेनिफिशियल भी इनके इम्पैक्ट्स होते हैं? इस पर बात करेंगे। तो इस पर बात करने के लिए हमारे साथ जो है रफ़त मौजूद हैं और पीड्स की डॉक्टर हैं, और उनके साथ हमें ज्वाइन किया है डॉक्टर सुबुल ने, जो कि पेडियाट्रिशियन हैं, और दोनों ही डॉक्टर्स बड़ी ज़बरदस्त हैं और पीड्स से ताल्लुक़ है। तो आज जो है बहुत ज़बरदस्त इस मौजू पे जो है वो गुफ्तगू होने वाली है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं? अच्छा, ब्रेक से पहले हम लोग इतनी सारी बातें कर चुके हैं कि मुझे ऐसा लग रहा है कि अब जो है ना और बातें, मज़ीद बातें करनी चाहिए, लेकिन हम मई से स्टार्ट करेंगे जहाँ से आप लोगों के तहफ़्फ़ुज़ आते हैं। रफ़त, आप ये बताएँ कि जो छोटा बच्चा होता है उसके पैदा होते ही जो है वो मशवरे की लाइन लगी हुई होती है और बहुत सारे लोग आ रहे होते हैं। ऑब्वियसली वो प्यार करते हैं, ऑब्वियसली वो अच्छा चाह रहे होते हैं कि भाई हमें जो पता है हम आगे बच्चे की वालदा को जो है, मदर को बता दें। ये जो सर बनाने वाला एक प्रोसेस है कि जी आपने इस तरह से रखना है, फिर छोटा प्लो इधर रखना है, एक कुशन इधर रखना है, तो सर जो है वो आपने बड़ा कोई इंग्लिश किस्म का बनाना है, ये वाकई ऐसे सर बन जाता है बच्चे का? अच्छा सबा, द इंटरेस्टिंग थिंग इज़ कि हमारी कल्चरल मिथ्स में तो ये बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है सर बनाना। इट्स कंसिडर्ड अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप, लेकिन सही मानों में सर बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अच्छा, ठीक है, बच्चे का जो स्कल होता है, जो सर की हड्डी होती है, वो सही में एक्चुअली बहुत नरम होती है। ठीक है, वो उस वक्त प्रॉपर हड्डी नहीं बनी होती है, उसमें गुंजाइश होती है, बीच में जगह होती हैं, वो फ्यूज़ नहीं हुई होती, आपस में जुड़ी नहीं होती है। क्योंकि बच्चे का जो दिमाग है वो भी पूरी तरह से ग्रो नहीं किया होता, तो चूँकि दिमाग का साइज़ बढ़ता जा रहा है और उस हड्डी ने भी ग्रो करना है साथ में, तो वो हड्डी नरम रहती है एक अरसे तक। फिर उसके बाद जाके 2 साल तक वो पूरी हड्डी फ्यूज़ होती है और फिर सारी बीच के तालू वगैरह बंद होता है। सही, इस दौरान दिस इज़ अ वेरी नेचुरल प्रोसेस। टेक्निकली स्पीकिंग इसमें आपने करना कुछ होता नहीं है। ये अगर आप सर के ऊपर इतनी मेहनत नहीं भी करेंगे, उसको तरीके से बांधेंगे नहीं, उसके साथ ज़्यादा कुछ जोर ज़बरदस्ती नहीं भी करेंगे, तो वो सर अपने नेचुरल शेप में ही फॉर्म हो जाएगा। लेकिन लोगों का मिसकंसेप्शन इसी बात को लेकर, अब लोगों को ये कॉन्सेप्ट है कि वो हड्डी नरम है, वो हड्डी फ्यूज़ नहीं हुई है, वो इस कॉन्सेप्ट की वजह से ना उसको बिठाने लग जाते हैं कि चूंकि ये चीज़ नरम है ना, तो इट्स लाइक अ क्ले, तो जिस तरह हम इस क्ले को मॉडल करेंगे ना वो उसी तरह बन जाएगा। ये बहुत अच्छी बात की रफ़त आपने कि लोग ये कहते हैं कि जी अभी तो हड्डी जो है वो मोल्ड हो जाएगी, अभी तो आप जिस शेप में रखेंगे तो वो उस शेप की तरफ जो है वो गोल चली जाएगी। बिल्कुल, हाँ, तो गोल सर यूजुअली होता है ना कि गोल सर हो, बड़ा प्यारा सर हो, अच्छा सर होना चाहिए। तो मैं ये जानना चाह रही थी कि मेडिकली क्या ये पॉसिबल है, साइंटिफिकली ऐसा हो जाता है, वो हड्डी जो होती है बच्चे के सर की मोल्ड हो जाती है, जैसे पेरेंट्स चाह रहे होते हैं वैसा सर बन जाता है, या फिर ये एक मिथ होती है या ख्याल होता है बच्चे का सर जैसे जस्ट बॉर्न का सर, जैसे क्रिएटिविटी है उसकी, जैसे अल्लाह ने पैदा किया वैसे ही रहता है? देखिए, मैंने तो कुछ केसेस में ये देखा है कि जहाँ पे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एफर्ट्स की गई है ना, कि एक स्पेशल टोपी बनाई गई है, फिर एक स्पेशल किस्म की तकिया बनाई गई है जिसमें सर फिट किया जाता है और उसके साइज का बना हुआ है, बीच में उसके वो गोल सा स्पॉट होता है, बांध देते हैं, मतलब तकिया पीछे सर पे रखकर मोल्ड करके आगे से पट्टी बांध के, पता नहीं क्या ही करते हैं खैर। लेकिन उसके बाद मैंने देखा है कि मिस शेप इन हेड ज्यादा बनते हैं उसकी वजह से। आई हैव सीन हेड्स ऑफ किड्स जिस पे इतनी एफर्ट्स की गई, वो 2 साइड से सर ज्यादा बड़ा हो गया, पीछे से फ्लैट हो गया, क्योंकि उस पे बीच में से अंदर चले जाता है और यहाँ से उसके साइड ज्यादा हो। दूसरी बात ये, लाइक आई सेड, दिस इज नॉट डॉक्टर रिकमेंडेड। सो जो ये काम कर रहा है वो सिर्फ और सिर्फ अपने तजुर्बे से कर रहा है और अपने तुक्के से कर रहा है।
तो उससे होता यह है कि अक्सर वो बेशतर दे डोंट नो कि वो कितना प्रेशर लगा रहे हैं सर के ऊपर, विच इज़ एक्चुअली डेंजरस। बच्चा क्रैंकी बहुत रहता है, बच्चा मुस्तकिल रोता रहता है, उसके प्रेशर सिम्टम्स होते हैं। फिर उसका तालू ना ऊपर को निकल आता है। अच्छा, अब जब तालू ऊपर को निकल आता है तो एक और मिथ है, इस तालू को बिठाना होता है। अच्छा, तालू को बिठाना जी, अब वो तो मुझे सीखना पड़ा लोगों से कि कौन सी नई चीज तुम लोगों ने इजाद की है। डॉक्टर जो है वो लोगों से सीख रही है तालू कैसे बिठाते हैं। हमने तो ऐसी कोई चीज किताब में नहीं पढ़ी। पीपल कम एंड टेल मी डॉक्टर हमने तालू बिठाया था। तो मैं तो सब कुछ छोड़ के पहले तो ये बताओ बिठाया किस चीज को था और कैसे बिठाया था। अल्लाह जाने वो टेक्निक्स तो आपको कोई बड़ी बूढ़ियां बुलाना किसी दिन शो में, दे डू समथिंग, वो आप उंगली मुंह में डाल के बच्चे का जो ऊपर का पैलेट है उसको पुश करते हैं तो अपेरेंटली ये चीज ठीक हो जाती है। दिस इज देयर कॉन्सेप्ट। बच्चे के मुंह में उंगली डाल के वो ऊपर जो मुंह का तालू है उसको धक्का मारते हैं। यस, इट्स समथिंग लाइक दैट। ओके, मतलब ये मेरे लिए बड़ी एक हैरानकुन बात है। ये मैंने कभी वाकई नहीं सुना कि इस तरीके से वो उंगली मारते तो तालू जो है वो सेटल डाउन हो जाता है और वो बैठ जाता है। जो हमारा एज अ डॉक्टर कॉन्सेप्ट है कि बच्चे का जो एंटीरियर फॉन्टेनेल है, जिसको आम अल्फाज में भी लोग तालू बोलते हैं, ये चीज़ खुली होती है 18-20 महीने में बंद हो जाती है। ठीक है, खुली होती है। Okay. जब वो खुली होती है तो आपका एक इंडिकेटर होती है दो चीज़ों के लिए, ब्रेन का प्रेशर या तो बहुत कम हो रहा है या बहुत ज़्यादा हो रहा है। ज़्यादा हो रहा है खतरनाक बात है, बुखार के साथ ज़्यादा हो रहा है, दैट मीन्स गर्दन तोड़ बुखार हो सकता है, ये दिमाग के अंदर का कोई इन्फेक्शन होगा जो हमारी निशानदेही है। बड़े बूढ़ों के लिए धस गया तो इसका मतलब नीचे से उठाना है, और ये फूल गया तो उसको बिठाना है। ओके, दे हैव अ कंप्लीटली डिफरेंट कॉन्सेप्ट। डॉक्टर सुबल हमारे साथ हैं। डॉक्टर सुबल, इसकी क्या मतलब मेडिकल साइंस में इसकी क्या हकीकत है और क्या फैक्ट्स हैं? प्लीज ये फैक्ट चेक जो है वो जरूर करवाएं। सबसे बड़ी बात, आपको इतनी मेहनत करनी नहीं होती बच्चे के सर पे। लाइक आप रिलैक्स करें, वो खुद ब खुद बन जाएगा। अच्छा, ठीक है, बिकॉज़ द ब्रेन ग्रोज एट इट्स ओन लेवल। और माय क्वेश्चन इज कि कितने पेरेंट्स हैं जो ये बात मान लेते हैं आपकी? बहुत सारे अब मानने लगे हैं। बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे हैं जो आते हैं स्पेसिफिकली, एंड द फादर्स आर टेकिंग द लीड, कि वो आते हैं, इस बात को अंडरस्टैंड करते हैं, एंड देन आई एम होपफुल कि वो घर पे भी स्टैंड लेते होंगे कि ऐसा ना करो हमारे बच्चे के साथ। ठीक है, बिकॉज दे हैव बीन स्टडिंग और अपनी कुछ इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर लेते हैं ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी। सही होता यह है कि जो एंटीरियर फॉन्टेनेल है, इट्स अ वेरी गुड इंडिकेटर फॉर अ लॉट ऑफ थिंग्स। अगर आप उसको इग्नोर कर दें या उसको प्रेशराइज करके दबाने की कोशिश करें, यू माइट मिस आउट ऑन वेरी बिग इंडिकेटर्स ऑफ डिजीज दैट इज गोइंग ऑन विद द बेबी। ओके, ठीक है, एंड दैट इज इक्वली फेटल। अगर किसी को मेनिंजाइटिस हुआ हुआ है और उसका जो ICP लेवल बढ़ा हुआ है और उसका एंटीरियर फॉन्टेनल बल्ज आउट है, इट इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग इंडिकेटर। You don't have to pressurize to put it down. You have to just simply take the baby to the doctor और वहाँ पे definitely उसका इलाज होगा, because you know untreated meningitis can cause life-threatening disease, life-threatening conditions, and it can also lead कि वो बच्चा आपका सारी ज़िंदगी के लिए कि जो है ना वो माजूर हो जाए, उसका हेयरिंग लॉस हो जाए, उसका विजन लॉस हो जाए। ऐसी चीज़ें हो जाती हैं, ऐसी चीज़ें हुई हैं, हमने देखी है नेग्लिजेंस की वजह से। सो द ओनली रीज़न वी आर डिस्कसिंग दिस ऑल टुडे इज़ कि आपकी जो नेग्लिजेंस है वो कब एक हेल्दी बच्चे को एक बीमार बच्चे में कन्वर्ट कर सकती है और सारी ज़िंदगी के लिए माजूर कर सकती है। सारी ज़िंदगी के लिए माजूर कर सकती है। ये जो टोटके इस तरह के होते हैं ना, ये बड़े ख़तरनाक होते हैं। अच्छा रिफत, ये बताएं कि अभी जिस तरह से मैं आपसे जिक्र कर रही थी कि बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि अगर बच्चे का रंग जो है, पैदाइशी बच्चे का रंग डल है, तो आपने उसके साथ में जो है वो दूध लेना है और वो रुई लेनी है और उसको उसके मुंह के ऊपर लगा देना है, गोरा हो जाता है बच्चा? ऐसा नहीं, सब ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बच्चे का जो स्किन कलर है वो उसका नेचुरल स्किन कलर है, वो उसका जेनेटिक है। जैसे उसके पेरेंट्स होंगे, बच्चा वही इनहेरिट करेगा अपने पेरेंट्स की वजह से। जितने गोरे पेरेंट्स होंगे, बच्चा भी उन्हीं के हिसाब से चलेगा। दूसरी चीज़ होती है कि देखिए हमारी स्किन जो है वो उसकी मुसलसल ग्रोथ हो रही है। स्किन जो आपकी पैदाइश पर है, इट्स नॉट परमानेंट, वो ग्रो करेगी। अभी उसके अंदर मेच्योरिटी आएगी, उसके अंदर मेलानिन आपका और पिगमेंटेशंस होंगी, डीपिगमेंटेशंस होंगी, देयर गोइंग टू बी मल्टीपल चेंजेस। बच्चे अपना रंग और रूप अपनी पूरी लाइफ स्पैन में, लेट्स से अप टू 16 ईयर्स, एटलीस्ट 6 टाइम्स तो उनका कलर एंड कॉम्प्लेक्शन चेंज ज़रूर होता है, हालात, न्यूट्रिशन और अपने एनवायरनमेंट की वजह से। बहुत सारे लोग जो हैं वो ये एक्सपीरियंस भी करवाते हैं कि नहीं जी देख ले, हमने तो जो है वो दूध लिया था और रुई ली थी और उसके बाद जो है वो हमने ये एक्सपेरिमेंट किया है और देखिए हमारा बच्चा तो गोरा हो गया। उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए अगेन मैं यही सस्पेक्ट मैं यही करूँगी कि आई डोंट थिंक कि उस रुई से दूध लगाने की वजह से कुछ हुआ होगा। मोस्ट लाइकली सिनेरियो ये होगा कि बच्चा जब पैदा हुआ था तो उसके चेहरे पे रुएं और फेशियल हेयर्स बहुत ज़्यादा थे, जिसकी वजह से उसकी एक्चुअल स्किन थोड़ी सी डल हो गई विद टाइम। और जो कि एक नेचुरल प्रोसेस है कि वो बाल झड़ जाते हैं 1-2 महीने के बाद, फेस क्लियर हो जाता है
क्योंकि मदर ने वो टोटके किए थे, वो कोइंसिडेंटली उसने ये अज्यूम किया कि मेरे टोटकों की वजह से उसकी स्किन क्लियर हो गई, बट एक्चुअली में जस्ट बिकॉज उसकी एज बड़ी हुई तो उसकी स्किन ज़्यादा क्लियर नज़र आने लग गई, विद टाइम फेशियल हेयर्स कम हो गए। लेकिन सही मानों में बच्चे को गोरा करने का ना तो कोई टोटका है और मेरे हिसाब से होना भी नहीं चाहिए। जस्ट गिव द बेबी सम टाइम, वो बच्चा उसको ग्रो तो होने दे पूरी एज में जाके, पहले से कॉम्प्लेक्सिटी में ना डालें। सही। कुछ ऐसे इकदाम चलिए हैं जी, जो लोग करते बिल्कुल हैं। सही कह रही हैं कि पहले से जो है वो कॉम्प्लेक्सिटी में ना डालें। तो शो में जो है वो जिस तरीके से हम बात कर रहे हैं जज़बॉन के हवाले से, और जिस तरह से जो रफ़त है हमें अभी बता रही थी कि भाई ये जो मिथ्स हैं, इन मिथ्स को जो है वो कैरी ऑन नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे जो है बड़ी गलतफहमियाँ पैदा होती हैं, बच्चे के लिए बड़ा डैमेजिंग होता है। तो जनाब हमारे साथ डॉक्टर सुबुल भी मौजूद हैं। डॉक्टर सुबुल, आप बताएं कि किस तरीके से जो है बच्चे की केयर करनी चाहिए? देखिए, जब एक न्यूबॉर्न होता है तो सबसे पहले तो ये होता है कि मैं एक मैसेज ये देना चाहूँगी कि इट्स नॉट जस्ट द बेबी दैट यू हैव टू केयर। आप माँ का ख्याल रखें, माँ अपने बच्चे का ख्याल खुद रख सकती है, और जो माँ बच्चे का ख्याल रख सकती है वो कोई भी नहीं रख सकता। तो जो प्राइमरी केयर होनी चाहिए वो ये होनी चाहिए कि माँ की केयर अच्छी हो, ठीक है, ताकि माँ की फीडिंग अच्छी हो, माँ अपने बच्चे को दूध अच्छा पिलाए, उसको खुद हैंडल करे। इट मेक्स अ वेरी बिग डिफरेंस, ठीक है। सबसे बड़ी बात तो ये। दूसरी बात ये कि न्यूबॉर्न की केयर के कुछ स्टेप्स हैं, बहुत ज़्यादा मेहनत करनी नहीं होती उसमें। सही। उसमें सिर्फ 2-3 चीज़ें हैं। आप उसको अच्छा रैप करें, उसको ठंडा होने से बचाएं, डेली बात दें उसको, क्लीन रखें बच्चे को, उसका अम्बिलिकल कॉर्ड को कोई ऑयल वगैरह ना लगाएं, उसको सिर्फ क्लीन रखें। इट शुड शेड ऑफ बाय 6th डे ऑफ लाइफ। छठे दिन वो निकल जाएगी, दिस इज द ओनली सोर्स ऑफ इन्फेक्शन। आपका बच्चा वैसे भी बहुत सारी चीज़ों से बच जाएगा, ठीक है। आप वैक्सीनेशन कराएं, आप बच्चे को प्रॉपर फीडिंग कराएं, सही। 1.5 आवर 2 आवरली आप मदर फीड भी ऑफर करें। और अगर मदर फीड एडुकेट नहीं है, विच हैपन्स इन अ लॉट ऑफ केसेस टुडे, कि माँ के ऊपर बस एक स्ट्रेस है कि नहीं तुम अपना ही दूध पिलाओ, और फिर बच्चा हमारे पास आ रहा है 1 हफ्ते बाद, उसका वेट शेड हो जाता है 400 ग्राम अगर उसने लूज कर लिया इम्प्रॉपर फीडिंग की वजह से, तो वो द बेबी एंड्स अप इन NICU देन। सही, बिल्कुल ठीक तो है। अगर माँ का दूध इतना एडिकेट नहीं आ रहा तो टॉप फीड मार्केट में अवेलेबल है, आप उसे प्रॉपर स्टरलाइज तरीके से अच्छी बॉटल के साथ वार्म मिल्क करके आप उसे इंड्यूस करा सकते हैं। आप बच्चे को भूखा ना रखें और आप माँ को भी स्ट्रेस ना दें, ठीक है। एंड इवेंचुअली दे बोथ गेट देयर, विद इन अ मंथ ऐसा हो जाता है कि मदर फीड एनहांस हो जाती है और बच्चे की जो है वो न्यूट्रिशन पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से इतनी एडुकेट फीड मदर की हो जाती है। सो दीज आर फ्यू थिंग्स विच आर वेरी इंपॉर्टेंट टू बी कंसिडर्ड, कि आपको जो चीज़ करनी चाहिए आप वो करें, बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा चीज़ों में ना लगे कि रंग गोरा होना एंड यू नो ऑल दैट कम्स लेटर। द प्राइमरी थिंग इज कि आपका बच्चा फीड अच्छा ले, उसका वेट गेन हो, वो नीट एंड क्लीन हो, वो कोई इन्फेक्शन कैच ना करे, उसकी अम्बिलिकल कॉर्ड 6th डे ऑफ लाइफ पे शेड ऑफ हो जाए, उसको प्रॉपर वैक्सीन दी जाए, ठीक है, और उसके विजिट हो। आपको न्यूनेटल विजिट कराना चाहिए, आप डॉक्टर के पास जाएं, उसका वीक के बाद चेकअप कराएं, उसका जॉन्डिस चेक हो कि वो कितना जॉन्डिस्ड है, कहीं उसे कोई एडमिशन की नीड तो नहीं है कि उसके जॉन्डिस को केटर किया जा सके, जॉन्डिस का कोई और रीजन तो नहीं है। आप ये सब कुछ घर पे इवैल्यूएट नहीं कर सकते। सही। सो फॉर दैट एटलीस्ट शुरू के 10 दिन आपको अपने डॉक्टर के साथ कनेक्टेड रहना चाहिए। शुरू के 10 दिन जब बच्चा पैदा हो तो आपको अपने डॉक्टर के साथ कनेक्ट रहना चाहिए। अच्छा, ये जो आपने जॉन्डिस वाली बात की है, बहुत सारे बच्चों में ये जस्ट बॉर्न बेबीज़ जो होते हैं उनमें होता है कि वो फ़ौरन से उसके बाद ये साइन एंड सिम्टम नज़र आना शुरू हो जाते हैं, उसके लिए क्या केयर करनी चाहिए? देखिए, जॉन्डिस एक फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस है। अगर वो 3rd डे ऑफ लाइफ पे आ रहा है, दैट इज फिजियोलॉजिकल। देयर आर रीजंस, देयर आर फैक्टर्स वेयर द जॉन्डिस डेवलप्स विद इन 24 आवर्स ऑफ बर्थ एंड दैट हैज टू बी ट्रीटेड। मेडिकली ट्रीट उसको करना चाहिए जो 24 आवर्स के अंदर है। जो 3rd डे ऑफ लाइफ पे डेवलप हो रहा है वो फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस है। इवेंचुअली वो फीडिंग आप इनहांस करेंगे, वो चला जाएगा। द मेन पर्पज इज कि आप जितना बच्चे को फीड कराएंगे उतना वो यूरिनेट करेगा, उतना बिलीरुबिन जो है वो बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो जाएगा, जॉन्डिस खुद ब खुद शेड हो जाएगा। सनलाइट के लिए हम एडवाइस कर देते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हर किसी के साथ सिनेरियो ये होगा। ऐसे बच्चे हैं कि उनका जॉन्डिस जो है वो बहुत क्रिटिक लेवल्स पे चला जाता है और जब वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और वो सिवियर कंडीशन की तरफ चले जाते हैं उसमें, एंड इट इज सो इजी टू ट्रीट इट। एक होता है ना कि बहुत मुश्किल चीज़ हो तो आप इतना, इट्स सो इजी टू ट्रीट इट। आप लाएं, फोटोथेरेपी लगाएं 24 आवर्स 36 आवर्स। अच्छा, कौन सा बच्चा जो है जब हेल्दी होता है, यानी कि उसकी जो एक्टिविटीज़ हैं, डॉक्टर कहते हैं नहीं माशाल्लाह हेल्दी है, यानी बहुत ठीक है, बहुत ज़्यादा रोने वाला बच्चा या बहुत ज़्यादा कूल काम होता है ना कि बच्चा पैदा हुआ, चलो जी रोया और उसके बाद फिर जो है वो 1 दिन 2 दिन बड़े सुकून से वो सो रहा है, सारा कुछ। आप लोगों की टर्म में, मतलब मेडिकल जो डॉक्टर्स हैं, आप लोगों की टर्म्स में हेल्दी बच्चा आप लोग किसको कहते हैं?
हेल्दी बच्चा हम कहते हैं, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट वेट। या हेल्दी बच्चा हम उसको कहते हैं जो 2 साल तक किसी एंटीबायोटिक पे लैंड अप नहीं करता। अच्छा, सही ठीक है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। सही। If the child has not landed up on antibiotic for like 2 good years of life, the child is healthy. ओके, उसको वेट गेन होना चाहिए, हाँ. उसकी कोई एलिमेंट्स ना हो। वेट गेन एक बहुत इंपॉर्टेंट इंडिकेटर है। और अगर हम न्यूबॉर्न की बात कर रहे हैं तो हेल्दी बच्चा वो बच्चा है जो एक अपनी टर्म प्रेगनेंसी पे हुआ है, लाइक 37+ वीक्स पे हुआ है, और जिसका वेट 2.5 kg से अबव है, और एक गुड एपगार स्कोर होता है। हमारी एपगार स्कोरिंग होती है जिसमें हम लोग हर चीज़ देखते हैं कि स्किन कैसी थी, फ्लेक्शन थी, हाथों पैरों का मूव करना, क्राई कैसी थी, तो उसमें हम रेट करते हैं। एंड इट शुड बी 9 at the second and the third minute of life. अच्छा, तो इनिशियली वो 7 हो सकता है, पर इट तो वो जो कहा जाता है कि रोने वाला बच्चा नहीं तो ये तो बड़ा हेल्दी होगा, नहीं अच्छा ठीक है ये तो इसकी एपेटाइट बड़ी अच्छी होगी, ये तो ये मिथ्स है ना। अगर किसी की स्ट्रॉन्ग क्राई है तो वो बहुत अच्छा बच्चा है। अच्छा, हाँ एग्जैक्टली, वही मैंने कहा ना कि ये है अच्छा बच्चा है। हाँ कि भाई अगर कोई स्ट्रांगली जो है वो रो रहा है बच्चा तो उसको कहते नहीं बड़ा कोई हेल्दी बच्चा है। का स्ट्रॉन्ग होना इज हेल्दी। हाँ, मुस्तकिल रोते रहना मुस्तकिल कोई भी बच्चा माँ को तंग करने के लिए कभी नहीं रोता। अदर मिथ कि सिर्फ बच्चा की आदत बिगड़ गई, 2 दिन में किसी बच्चे की आदत नहीं बिगड़ती। इफ़ योर चाइल्ड इज कंटिन्यूसली क्राइंग दैट इज एन अलार्म, और आपने उस बच्चे को पूरा टटोलना है सर से लेके पैर तक, वो क्यों रो रहा है, एंड यू हैव टू रियली चेक हेड टू फुट, हर चीज़ हाथ लगा के देखें। बच्चा बहुत गर्म तो नहीं हो गया, बच्चा बहुत ठंडा तो नहीं हो गया, बच्चा भूखा तो नहीं है, बच्चा प्यासा तो नहीं है। और यकीन करेंगे छोटी छोटी तरीके हैं, माँ घर में बैठे बैठे टटोल के अंदाज़ा लगा सकती है कि नहीं मैंने सब चेक कर लिया, मुझे कोई मेडिकल इशू लग रहा है, आई शुड रन टू द डॉक्टर नाउ। और इससे बहुत मजे का एक किस्सा याद आ गया कि एक अम्मा जो है वो बड़ी परेशान हालत में हमारे पास क्लिनिक में आई कि रोता रहता है। इन दी एंड जब हमने उसका नैपी खोला तो उसमें वो जो नीडल होती है ना नैपी की, वो ओपन थी और वो उसको चुभे जा रही थी तो वो इसलिए रो रहा था। सो देयर आर दीस सिनेरियोज एज वेल कि आप पहले इन चीजों को रूल आउट कर लें, प्लीज सेफ चीजें यूज करें, फिर बेचारे बच्चे को ब्लेम करें। एग्जैक्टली, फिर बच्चे को ब्लेम करें कि ये रोए जा रहा है। पहले पता कर लें कि बच्चे के साथ प्रॉब्लम क्या है। वो है ना कि हम लोग जब कभी भी शादियों में जाते हैं, गैदरिंग्स में जाते हैं, तो बहुत सारे जो है ना वो बच्चे ने कपड़े पहने होते हैं, तो लोग कहते हैं भाई इनकी अम्मी को जो है ना वो लग रही होगी सर्दी, तो इसलिए बच्चे को इतने सारे कपड़े जो है वो पहनाए हुए हैं। चलिए जी, बहुत शुक्रिया रफत, बहुत शुक्रिया डॉक्टर समूल, आप हमारे शो पर आई और आज जो है वो बड़ी ज़बरदस्त बात हुई और हम यही चाह रहे थे कि आप तक ये भी बात पहुंचाए कि जो जस्ट बॉर्न होते हैं उनके हवाले से कई सारी मिथ्स होती हैं जो कि क्लियर करना बड़ा ज़रूरी था। तो शो में यहाँ वक्त तो एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो फिर एक और टॉपिक जो है वो आपके साथ में शेयर करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक। तो अब कुछ बात करते हैं हम एंगर मैनेजमेंट के हवाले से कि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो अपने गुस्से का इजहार कर देते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो कि बहुत सारी ट्रिक्स के थ्रू जो है ना वो अपनी कोई ना कोई चीज़, अपना कोई ना कोई एक्सप्रेशन, अपना कोई ना कोई इम्पैक्ट छोड़ देते हैं और दे फील रिलैक्स। मगर क्या होता है कि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो कि अपनी जगह पर बिल्कुल ठीक होते हैं, राइट होते हैं, लेकिन अपने गुस्से का इजहार वो नहीं कर पाते और ये जो एंगर मैनेजमेंट होती है ये हो नहीं पाती। अच्छा, पहले तो गुस्सा करना ही नहीं चाहिए, लेकिन समहाउ अगर आप ऐसी सिचुएशन में हैं कि आपको गुस्सा आ रहा है तो कंट्रोल करने वाला बड़ा बहादुर होता है। ये तो आपको पता ही है कि ब्रेव पीपल जो है ऑलवेज कंट्रोल देयर एग्रेशंस। बट अगर आप ये एग्रेशंस कंट्रोल करते हैं और कंट्रोल करते 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 जाहिर सी बात है रोज़ाना आप एक सिनेरियो में रहते हैं, एक सिनेरियो में रहते हैं, तो ये कहीं ना कहीं आपकी हेल्थ के लिए डैमेजिंग होता है, क्योंकि आप सिर्फ गुस्सा कंट्रोल नहीं कर रहे होते, आप वो सारी गलतियाँ भी पीने की कोशिश कर रहे होते हैं जो आपके सराउंडिंग्स में हो रही होती हैं। तो समटाइम्स इट हैपन्स कि ये आपकी हेल्थ के ऊपर बड़ा बैड इम्पैक्ट छोड़ता है। तो इस पर बात करने के लिए आज हमारे साथ जो हैं वो ट्रेनर भी हैं और मोटिवेशनल स्पीकर हैं। पैनलिस्ट में हमारे साथ सलमान पास्ता साहब हैं और फ़रीन लोधी हैं जो कि माहिर तालीम है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं? अच्छा फ़रीन, आपसे स्टार्ट करते हैं। ये बताएं कि किस तरह से एंगर मैनेजमेंट की जाए और अपने गुस्से को कंट्रोल किया जाए, ये जानते हुए भी कि आप ठीक हैं अपनी जगह पर, आप बिल्कुल ठीक गुस्सा कर रहे हैं, मगर ये कंट्रोल कैसे किया जाए सही होते हुए भी? बिल्कुल, बहुत सेंसिटिव टॉपिक है और इसी वजह से माशरे में बहुत बिगाड़ और बहुत सारी बुराइयां नज़र आती हैं। लेकिन जब इस टॉपिक का आगाज़ हुआ है और इस पर बात करने का मौका मिला है तो मुझे लगता है कि बीइंग अ मुस्लिम सबसे पहले हमें बात करनी चाहिए इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से। कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जब किसी ने पूछा, किसी सहाबा इकराम ने पूछा कि कोई ऐसी आदत, कोई ऐसी बात जो मुझे नहीं करनी चाहिए जिसकी वजह से बहुत सारी तब्दीलियाँ आ सके या बहुत बेहतरी आ सके, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यही फरमान था कि गुस्सा ना करो। हाँ, क्योंकि गुस्सा एक फितरी अमल है, फितरी जायज़ अमल है जो बहुत सारी बातों पे भी आता है, बहुत सही बातों पे भी आ सकता है, लेकिन
मजलूमुल गज़ब हो जाना, कि उस गुस्से को अपने ऊपर तारी कर लेना, ये बहुत गलत है। इस गुस्से को तारी करने से बहुत सारे नुकसानात हैं। मतलब आप बहुत सारे मौक़ों पे ऐसी बात बोल जाते हैं जो आपको नहीं करनी होती, सामने से अदब, छोटे बड़े का लिहाज ख़त्म हो जाता है, बहुत सारी चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं। क्योंकि जब इंसान गुस्से की हालत में होता है ना, तो अगर साइंटिफिक वे में भी हम देखें तो बहुत सारी रिसर्च में इस तरह है कि एक हमारे जिस्म में बहुत सारे ऐसे हार्मोन्स होते हैं जो मुख्तलिफ केमिकल्स प्रोड्यूस कर रहे होते हैं जिस वक्त हम गुस्से में होते हैं, जिसकी वजह से हमारी हार्ट बीट बहुत ज़्यादा फास्ट हो जाती है और दिल की धड़कन बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाती है, और दूसरे मामलात होते हैं जिससे क्या है कि हमें ख्याल नहीं रहता कि हम क्या बोल रहे हैं और क्या नहीं बोल रहे हैं, और अपना कंट्रोल जो है वो बिल्कुल खो देते हैं। तो इसको कंट्रोल करने का सिर्फ और सिर्फ एक बेस्ट तरीका यही है, सबसे पहले तो सुन्नत रसूल पे अमल करते हुए, यानी कि अपने आप को ये जिस जगह पे बैठे हुए हैं उस जगह से वो जगह तब्दील कर ली जाए, थोड़ी देर ठहर जाएं, पानी पी लिया जाए, या जिस जगह पर आपको कंट्रोल करने की कोशिश करा जाए, अपनी अटेंशन डाइवर्ट करने, अटेंशन डाइवर्ट करने, बिल्कुल सही कहा आपने। इस तरह गुस्सा कंट्रोल हो सकता है और बहुत सारी चीज़ें रोकी जा सकती हैं। सही। अच्छा जी, चलें अब ये जो हमने एंगर मैनेजमेंट की बात की है ना, इसके जो इम्पैक्ट्स हैं कि इसके इम्पैक्ट्स क्या होते हैं सलमा भाई, इसके इम्पैक्ट्स क्या होते हैं कि जब आप कंटिन्यूसली गुस्सा पी रहे होते हैं। अच्छा, सिर्फ गुस्सा नहीं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं। चलिए, गुस्सा ना करना तो ये बड़ी अच्छी बात है, गुस्से पे कंट्रोल करना ऑब्वियसली ये बड़ी बहादुरी वाली बात है, ये बड़ा अपने ऊपर कंट्रोल करने वाली बात है। बट समहाउ आपके सराउंडिंग्स में जब कुछ ऐसी चीज़ें हो रही होती हैं जिसमें आप अपने एक्सप्रेशंस, अपने थॉट्स, मतलब आप वो बातें भी कंट्रोल कर रहे होते हैं जो बिल्कुल जस्टिफाइड होती हैं, उसके बाद बॉडी के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ता है आपका ब्रेन किस लेवल से गुजर रहा होता है? So firstly, I just want to start this with the thought that generational traumas start with uncontrolled emotions. कोई भी जो generational traumas होते हैं वो start होते हैं आपके uncontrolled emotion से। So गुस्सा आना ये फितरतन है, ये हर किसी को आता है, आपको भी आया होगा ज़िंदगी में कभी, आई एम श्योर फरहीन को भी आया होगा, प्रियो में भी, हम सबको आता है, और ये पार्ट एंड पार्सल है। लॉजिकली वैसे मुझे गुस्सा नहीं आता, लेकिन मुझे जब गुस्सा आता है, जब मुझे बोलते हैं कि सही और गलत, जिंदगी में कभी ना कभी आया है ना, इसका मतलब गुस्सा तो आपको भी आया है। बिल्कुल। तो इसका मतलब है हम ये बात नहीं कर सकते कि हम गुस्से को कैसे माइनस करें। हमें यहाँ पे इमोशनल इंटेलिजेंस की बात करनी है, हमें यहाँ ये समझना है हम गुस्से को किस तरह मैनेज करें। सो राइटली मैनेज करना इज समथिंग वी हैव टू अंडरस्टैंड। जैसे इन्होंने बड़ी खूब एग्जांपल दी कि हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा से किसी ने पूछा तो उन्होंने गुस्से पे कहा, एम्फेसाइज किया, ना कि ये कहा कि रोज़ा रखो, नमाज पढ़ो, वो भी बहुत जगहों पे कहा, बट यहाँ पे स्पेशली उन्होंने गुस्से के बारे में बात की गई। ऐसे ही अल्लाह ताला अपनी किताब में कहता है कि गुस्से से जो पीछे रहेगा, जो सब्र में रहेगा, उसके लिए जन्नत लिखी गई है। सो ये बहुत जगहों पे कहा गया। और इमोशनल इंटेलिजेंस, अगेन मुझे ऐसा लगता है एंगर मैनेजमेंट को इस तरह समझना बहुत ज़रूरी है कि गुस्सा हर किसी को आता है, इसको आसान रखें, मुश्किल ना रखें हम अपनी ऑडियंस के लिए भी। गुस्सा सबको आता है, आप सबको आता है, आएगा, हो ही नहीं सकता ना, इंसान है, आएगा। कंट्रोल करने से कुछ बेनिफिट्स हैं, अदरवाइज़ उससे आपके बच्चे, आपके वालिदैन, आपके दोस्त यार परेशान होते हैं और होते रहेंगे। सो दैट्स माय बेसिक थॉट, दैट्स माय फर्स्ट थॉट विद दिस। अच्छा, इसमें एक चीज़ ये भी है कि अब जब होता है ना कि हम बहुत सारी इमोशंस कंट्रोल करते हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें कंट्रोल करते हैं, मतलब अगर आपको किसी ने कहा है कि नहीं जी दिन अगर कोई आपको रात में कह रहा है कि भाई ये दिन है, तो ऑब्वियसली आप कहेंगे नहीं ये दिन है, तो आप उस टाइम पर आपका जो ब्रेन है वो एक डिफरेंट माइंड में चले जाता है ना कि मैं इसको जस्टिफाई कैसे करूँ, भाई मैं तो ठीक हूँ अपनी जगह पर। अब क्या होता है कि जब अगर आप सिचुएशन में आप फंस गए हैं और सामने वाला आपको उस तरीके से नहीं अंडरस्टैंड कर रहा, तो आप वहाँ से चले जाएं, आप वो बात चेंज कर दें या आप वो मामला जो है वो तर्क कर दें, रैदर देन कि उसका आपके ऊपर इम्पैक्ट पड़े, आपके हेल्थ के ऊपर इम्पैक्ट पड़े, आपके ब्रेन के ऊपर इम्पैक्ट पड़े। तो आपने जो है ना वहाँ से वो रास्ता चेंज ही कर लेना चाहिए। चलिए जी, इस पर मज़ीद बात करेंगे, लेकिन शो में यह वक्त तो एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो फिर मज़ीद एंगर मैनेजमेंट इशूज़ के ऊपर डिस्कशन करेंगे। वेलकम बैक। तो एंगर मैनेजमेंट के इश्यूज़ के ऊपर हम डिस्कशन कर रहे हैं। अच्छा, हमारे साथ जो हैं बड़े ज़बरदस्त हमारे पैनलिस्ट मौजूद हैं। सलमान भाई, ये बताएं कि मज़ीद क्या कुछ किया जा सकता है? एक्सरसाइज की तरफ जाएं लोग और अपनी रूटीन मेंटेन करें, लाइफस्टाइल बेहतर करें, क्या करें? ब्रेक पे जाने से पहले आपने एक बात की, मैं उसी से कंटिन्यू करना चाहूँगा एंड देन वी विल गो टुवर्ड्स द रूल जो मैं अप्लाई करता हूँ या मैं अप्लाई करने की कोशिश करता हूँ। ओके, आपने एक बात की कि हम उस जगह से किस तरह से एस्केप पॉइंट कैरी करें
और आपने कुछ सजेशंस भी दिए आई एम एग्रीइंग ऑन ऑल ऑफ दैट, बट मेरा एक थॉट है कि हर सिचुएशन को डिफरेंटली टैकल करना पड़ेगा मैम। सो व्हेन वी से इमोशनल मैनेजमेंट या इमोशनल इंटेलिजेंस और एंगर मैनेजमेंट, तो वहाँ पे हमें ये बात समझने की ज़रूरत है कि हो सकता है आज मुझे गुस्सा आया, मैं आपके साथ एक तरह से डील करूँ, वो कामयाब हो जाए, बट दैट डजेंट मीन, दैट डजेंट शो कि मैं हर दफ़ा इसी तरह से डील करूँगा और वो टैकल हो जाएगा। हो सकता है आपसे बात करने से हल हो जाए और इनसे एस्केप पॉइंट लेना पड़ जाए, या इन्हें मुझसे एस्केप पॉइंट लेना पड़ जाए और आपसे बात करके सॉल्व हो जाए। सो हमें इस बात को भी अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है कि सिचुएशन टू सिचुएशन वेरी करता है। इमोशनल इंटेलिजेंस, एंगर मैनेजमेंट, ये इसी चीज़ का नाम है कि हमें सिचुएशन को फ़ौरन समझना है। लास्टली इसको अप्लाई करने के लिए मैं एक रूल अप्लाई करता हूँ और उसका नाम ही रूल है। मैंने अपना एक कोड ऑफ कंडक्ट बनाया हुआ है फॉर एंगर मैनेजमेंट, दैट इज़ RULES, और हम इसको तोड़ते इस तरह के फॉर R आई मीन आप रिकग्नाइज करें कि व्हाट्स हैपेंस बिफोर कमिंग एंगर। आपके अंदर कुछ एलिमेंट्स होते हैं जो शो होता है। लेट्स सपोज आपकी हार्ट बीट तेज हो जाती है या आपको पता चल जाता है गुस्सा आने लगा है। सबसे पहले आपका बीपी शूट करता है ऑब्वियसली, और आप अपनी हेल्थ, यानी आप अपनी हेल्थ की खतरनाक तरीन चीजों से गुजर रहे होते हैं। हाँ बिल्कुल, हाँ सही कहते हैं ना उसी में कि वो 2 घूंट जो है, मैं फिर वो इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू में अल्लाह पाक यही फरमाते हैं कि 2 घूंट, एक सब्र का और एक गुस्से का। अगर ये है तो बहुत कड़वे, बिगनिंग बहुत बुरी है इसकी, लेकिन ये अगर ये पी लिए ना तो जो तुमने सोचा भी नहीं ना, मैं तुम्हें उससे ज़्यादा अता उससे ज़्यादा जो है वो अता करूँगा। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया। हमारे शो पे सलमान भाई आए और फरीन लोधी जो हैं वो हमारे शो पे मौजूद थी और आज हमने एंगर मैनेजमेंट के हवाले से बात की। ज़रूर बताइएगा कि ये वाला सेगमेंट आपको कैसे लगा। अच्छा जी, शो का टाइम जो है वो एंड अप हो गया, लेकिन जाने से पहले जो है वो एक ज़बरदस्त सी बर्थडे है जो कि मैं विश करना चाहूँगी। मेरे भी बिल्कुल भाइयों की तरह हैं और हमारे सिटी 21 फैमिली का हिस्सा है। हमारे डिप्टी ब्यूरो चीफ हैं ज़िशान भाई, उनकी है आज बर्थडे। तो ज़िशान भाई, हैप्पी बर्थडे टू यू, 1000 मोर टू कम, और बस आपने हम सबको देनी है ट्रीट। हैप्पी बर्थडे।